यूनिट 1 सबको क्लियर है, होपफुली समझ में आ ही गया होगा, इतनी बड़ी बात नहीं थी। दक्षित आपको क्लियर है यूनिट 1 का जो आपने लेक्चर देखा पहला, उसमें क्लियर हुए टॉपिक्स या डाउट है आपको? दक्षित आपकी मुझे ज्यादा फिक्र रहती है। सर क्लियर है सर, थोड़ा 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 डाउट से मैं लिख के रखा हूँ। अब डाउट्स लेकर के रखते ही हैं, पूछते तो है ही नहीं, मैं वेट करके थक जाता हूँ। दक्षित कब पूछेंगे डाउट्स? आपके डाउट्स तो आ ही नहीं रहे हैं मेरे पास। आप टेक्स्ट ही कर दिया करें कम से कम, अगर ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास डाउट सेशन में ही पूछेंगे, टेक्स्ट कर दिया करें। मैं फ्री रहूंगा तो कॉल पे ही आपके सारे डाउट ले लेंगे। बट देखिए मेन मकसद है ना, पहले अब मैं आज फिर 1 घंटे का वो लेक्चर नहीं लेना चाहता हूँ। बट मेन क्या है अपना अपना मकसद है सारी चीजें अपनी कंप्लीट हो, अपडेट हो, बिल्कुल अप टू डेट। अगर 2-3 लेक्चर छूट जाएंगे, उनमें नहीं समझ में आएगा, फिर सोचेंगे अगला सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, पिछले के डाउट लेंगे, इरिटेट होकर एक टाइम पे आप छोड़ ही देंगे उसको। ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना है कि मैक्सिमम 2 दिन का गैप हो, 2 दिन से पहले के जितने भी टॉपिक्स हुए सारे के सारे बिल्कुल एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कम से कम हमें यहाँ पे लगना चाहिए कि हमारे क्लियर है। वो तो जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप आंसर लिखेंगे, हम कॉपी चेक करेंगे, उससे आइडिया हो जाएगा कितने क्लियर हैं। और नीरज का पेपर देखा था मैंने, अच्छा पेपर लिखा हुआ है नीरज ने काफी। हाँ जी, यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे आज, एनिमल फिजियोलॉजी की। कुछ टॉपिक्स का नाम पढ़ लेते हैं जिनको मुझे लगता है कि इस लेक्चर में कंप्लीट कर पाएंगे। फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। ठीक है, और फिजियो का आप सबको पता है कि हम फंक्शंस देखते हैं उसमें, और फंक्शंस देखने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए। सीधा नहीं बोल सकते कि ये फंक्शन इधर से ये हो जाएगा, एक पता होना चाहिए कि बॉडी में वो चीज कहाँ पे लोकेटेड है और उसका क्या स्ट्रक्चर है, किस स्ट्रक्चर से क्या फंक्शन हो रहा है। हालांकि स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, वो काम हम एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब सब्जेक्ट में करते हैं। स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ने वाला यहाँ पे तो सिर्फ क्या करते हैं, फंक्शंस देखते हैं। और उन फंक्शंस को देखने के लिए जो एक मिनिमम स्ट्रक्चर देखना होता है किसी भी ऑर्गन का, किसी भी सिस्टम का, तो वो देखना जरूरी होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हार्ट के बारे में हम देखेंगे, स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखेंगे इसका, और उसके फंक्शंस देखेंगे। हालांकि आप लोगों को सबको पता ही है फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक जो वर्ड होता है वो रिलेटेड होता है हार्ट से। ठीक है, कार्डिया, कार्डियक, कुछ भी ऐसे बोल दें, कार्डियक ये हार्ट से रिलेटेड होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साइकिल्स। साइकिल का मतलब जो हार्ट पंप करता है, एट्रियम मैंने आपको बताया था, ऐसे 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर वालों को एट्रियम बोलते हैं, चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? एट्रियम। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इनको दोनों को वेंट्रिकल बोलेंगे। अब क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट साइड में है तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ऊपर दोनों वाले एट्रियम है, नीचे दोनों वाले वेंट्रिकल्स हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं ओरिकल, इवन मैं भी बोल देता था कई बार लेक्चर में, इतना ध्यान नहीं करता था क्योंकि इंटरचेंजेबली इसको यूज कर लेते हैं, किसके साथ? एट्रियम के साथ। बट ओरिकल बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो एट्रियम के अंदर होता है, उसको चैम्बर नहीं बोल सकते हम। अगर चैम्बर की बात करेंगे, चैम्बर का मतलब क्या? जो स्पेस है, जो स्पेस है, जो हार्ट के अंदर जो स्पेस है ना, उसको हम चैम्बर बोल रहे हैं। और वो चैम्बर वाला वर्ड ये एट्रियम ज्यादा सुटेबल होता है। ओरिकल क्या होता है? उस चैम्बर के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम ओरिकल बोल देते हैं। तो होपफुली ये चीज क्लियर होगी, एट्रियम और ओरिकल बिल्कुल सेम चीज नहीं होती है। ठीक है, तो हाँ साहब, ये तो हमें पता है हार्ट है, ये पता है 4 चैम्बर होते हैं। अब ये भी पता है हमें यहां पे सप्लाई आएगी वेन्स की, जो सुपीरियर वेना कवा थी और इंफीरियर वेना कवा थी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी, राइट एट्रियम में आया था। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, जो ओपन हो और उसके बाद ये वाला ब्लड नीचे आने दे। इस स्ट्रक्चर को, इसको क्या बोलते हैं? वाल्व बोलते हैं। एक वाल्व लगी होती है, क्या होती है? वाल्व। अब ये वाल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में लगी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? एवी वोल्व बोल दो, छोड़ो एट्रियम और वेंट्रिकल और वोल्व बोलूंगा मैं इतना, एवी वोल्व इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस वोल्व के आगे एवी वोल्व लगा दिया, ताकि अगर हम बात करें सिर्फ वोल्व बोलेंगे तो वो तो पता नहीं कहां कहां पे हो सकती है बॉडी में। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एवी वोल्व, एट्रियम वेंट्रिकुलर वोल्व, इसका मतलब क्या हुआ? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वोल्व दैट इज सिचुएटेड बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ठीक है साहब, इसको हम एवी वोल्व बोल सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूं, बहुत बेसिक, होपफुली आपको पता ही होगा 99%। बट ठीक है, बट थोड़ा सा बेसिक से लेकर के चल रहे हैं ताकि दक्षित को भी आसानी हो। बिल्कुल हाँ, होपफुली, लेकिन 10th में भी पढ़ाई हमने, बट थोड़ा डस्टिंग करने के लिए है वो, थोड़ा साफ सुथरा करने के लिए, ताकि हम थोड़ा सा भागें तो ये ना लगे कि एट्रियम या वोल्व
वो वाला आपको फील ना आए, ताकि इसलिए 5 मिनट यहां पे दे रहे हैं। और 5 मिनट हमेशा मैं आसान ही देता हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग की इजी, ताकि आप लोगों का फोकस थोड़ा धीरे धीरे करके 2-3-4 मिनट में यहां पे आ जाए। उसके बाद हम भागना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एवी वोल्व है। उसके बाद हमने देखा कि ये ब्लड था एट्रियम से जाकर के वेंट्रिकल में आया था, और वेंट्रिकल के बाद कहां गया था, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये गया था लंग्स में। कहां गया था, ये लंग्स में गया था। अब लंग्स में कौन लेके जाता है इसको, पल्मोनरी आर्टरी। हमने क्या बताया था, जो भी ब्लड वेसल हार्ट से दूर जाएगी वी कॉल इट आर्टरी। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये 100% ट्रूथ बात है, बिल्कुल आप इसको लिख लें, घुसा ले दिमाग के अंदर कि ये 100% ट्रूथ है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो भी हार्ट से दूर जाएगा वी कॉल इट आर्टरी, जो भी हार्ट के पास आएगा वी कॉल इट वेन। अब 90% 99% आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड होती हैं, और बाकी सारी की सारी जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड होती हैं। बट इन दैट केस ये जो राइट वेंट्रिकल से ये आर्टरी जा रही है, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, जबकि हमने बोला 99% आर्टरी ऑक्सीजनेटेड होती हैं। वो सबको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में। तो ये किसके थ्रू जाएगी, लंग्स के लिए क्या वर्ड यूज किया था हमने, दक्षित याद है आपको, लंग्स के लिए एक वर्ड यूज किया था हमने, पल्मोनरी वर्ड यूज किया था। तो ये जो हार्ट से दूर जा रही है, अब लंग्स के पास जा रही है बोल दो, या फिर बोल दीजिए हार्ट से तो दूर ही जा रही है। ये आर्टरी जो हार्ट से दूर जा रही है, ये कहां पे जा रही है, लंग्स के पास जा रही है। तो हम क्या बोलें इसको, दूर जा रही है तो आर्टरी बोलेंगे, हार्ट से दूर जा रही है। एंड कहां पे जा रही है, लंग्स के पास जा रही है, तो वी कॉल इट पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स के पास जा रही है, एंड वी कॉल इट आर्टरी बिकॉज हार्ट से दूर जा रही है। तो ये एकमात्र आर्टरी ऐसी है बॉडी के अंदर जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि लंग्स के पास करने क्या जा रही है, ये जो हम सांस ले रहे हैं यहाँ पे लंग्स में जाती है, ब्रोंकाई में जाती है, उसके बाद ब्रोंकियल्स में जाती है, फिर एल्वियोलाई जो लास्ट में छोटे छोटे रहते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल इनकी जो ये वोल रहती है बहुत ही थिन रहती है। जो भी मैं अभी ऑक्सीजन ले रहा हूं ये लास्ट में यहां तक पहुंचती है। उसके बाद ये वाली आर्टरी है, ये भी छोटी छोटी ऐसे होकर कैपिलरीज की फॉर्म में डिवाइड हो जाती है, उसकी भी वॉल बहुत थिन होती है। लगा लीजिए ये हार्ट से आई थी पल्मोनरी आर्टरी, और ये डिवाइड होके बिल्कुल थिन वॉल बच जाएगी यहां तक इसकी। और ये लंग्स वाला है ऊपर से, ये जो मैंने एल्वियोलाई दिखाई आपको, एल्वियोलाई बोलते हैं सबसे छोटी यूनिट को लंग्स की। अब ये भी डिस्ट्रीब्यूट होकर के बिल्कुल छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी जो पल्मोनरी आर्टरी है। और ये इस आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन क्या थी, काफी कम थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसमें। और लंग्स में मैं ले रहा हूं, ब्रीथ कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा होती है वो बाहर चली जाएगी। जैसे मैंने सांस लिया, ऑक्सीजन मेरे लंग्स के एल्वियोलाई से कहां पे गई, पल्मोनरी आर्टरी की जो कैपिलरीज थी वहां पे। और पल्मोनरी आर्टरीज की जो कैपिलरीज थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, वो एल्वियोलाई के कैपिलरीज को क्रॉस करके गई कहां पे, एल्वियोलाई के अंदर। अब मैं ब्रीथ आउट करूंगा तो CO2 जो है बाहर आएगी, ब्रीथ इन करूंगा तो ऑक्सीजन जो है अंदर आएगी। मैं इसलिए भी बता रहा हूं आपको थोड़ा सा, क्योंकि जब रेस्पिरेशन में हम अलग अलग टर्म पढ़ते हैं तो वहां पे अगर आपको थोड़ा सा ये फंडा बताना, आपको बहुत 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 आसान दिखाई देती है, नहीं तो बच्चे फिर उसमें कंफ्यूज हो गए, अलग अलग लिख के आते हैं कुछ भी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वहां पे पढ़ेंगे तो ये लगेगा कि हाँ पहले से हमने देखा हुआ है। हाँ जी, अब बात, ये तो हमने आसपास की बात कर ली। आसपास की क्यों बात करी, क्योंकि सारा फिजियोलॉजी अपना आसपास घूमता रहना चाहिए, सब कुछ लिंक लगना चाहिए, सब कुछ लिंक्ड है, उसके बाद ही मजा आता है असली पढ़ने में। अब सिंपल बात कहां से स्टार्ट हुई थी, कार्डियक साइकिल से। साइकिल मतलब ये चैम्बर सबको पता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लंग्स, फिर लंग्स से हार्ट के पास जा रही है तो क्या बोलेंगे उसको, वेन। और कहां से आ रही है, लंग्स से, तो क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। और ये राइट साइड नहीं आएगी, ये जाएगी लेफ्ट साइड। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, तो ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है या बड़ा होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है हार्ट का, नीचे वाला जो चैम्बर है, लेफ्ट साइड का नीचे वाला जो चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, ये पूरी बॉडी में आयोटा के साथ क्या करेगा, आयोटा निकलती है यहां से। अब डायग्राम में आपको यहां से निकली हुई दिखेगी वो, ठीक है, वो नीचे से आती है, बट आप सिंपल ये समझे कि ये आयोटा है, ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और डिस्ट्रीब्यूट होकर के ये पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। मतलब आर्टरी जाती है पूरी बॉडी में, अपर बॉडी में, लोअर बॉडी में, और वहां से वो ऑक्सीजन देती है, न्यूट्रिएंट देती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन चल रहा था सेल्स के अंदर, जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हुई थी, उसको वो
वापस ले लेती हैं, एंड जब वापस जहां से लेती तो क्या बोला था, वेन्यूल्स बोला था, उससे वेन्स बनी थी, फिर वो कहां पे गई थी, वेन्स बन करके इंफीरियर वेना कवा में और सुपीरियर वेना कवा में। यानी कि उनके अंदर क्या था, एक तो जो वेस्ट मटेरियल था सेल का वो था, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड थी। उसके बाद वो कहां से पूरी बॉडी से निकल करके कहां आई, यहां पे डीऑक्सीजनेटेड है राइट साइड में, हार्ट की राइट साइड में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर लंग में गई, फिर लंग से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां, पूरी बॉडी में। तो एक साइकिल चल रहा है। ये तो हमने वो पढ़ा था, बट हमने कैसे पढ़ा था इसको, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कहां हो रहा है। सर्कुलेशन का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को, सर्कल में घूम रहा है यूं, और सर्कुलेशन मतलब बिल्कुल सर्कल तो नहीं है, बट सर्कल से ही रिलेटेड है ये सर्कुलेशन वर्ड। क्यों, क्योंकि यही तो साइकिल चल रहा है बार बार, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, लंग से फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरी बॉडी में, फिर राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स में, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी में, फिर यहाँ पे पूरा एक आप देख रहे हैं, एक लूप चल रहा है, एक सर्कल की तरह एक सर्कुलेशन चल रहा है। जब हमने वर्ड देखा था सर्कुलेशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, आप सर्कुलेशन के बारे में बताइए, तो आप क्या आंसर करेंगे कि जो मैंने अभी बताया, पूरा लंग्स के बारे में बताएंगे, पूरी अपर लोअर बॉडी के बारे में, सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा, ये पूरा का पूरा आप बताएंगे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियक साइकिल, तो हम ये सर्कुलेशन के बारे में नहीं बताएंगे। क्या हम ये सर्कुलेशन के बारे में नहीं बताएंगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्डियक साइकिल के बारे में लिखिए, तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे एक पूरे साइकिल के दौरान, यानी कि जो एट्रियम होते हैं पहले उनमें ब्लड आएगा, ठीक है। अब कैसे आ रहा है, डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्स होना। इसको आप ध्यान से देखिएगा, दक्षित हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया हो। डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्स होना रिलैक्स होना या रिलैक्सेशन आप बोल दीजिए। और सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होना। अब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होपफुली आपको पता होगा। सिंपली आप मान के चलिए ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर की बात कर रहे हैं चारों में से। अगर मैं डायस्टोल वर्ड यूज करता हूं या रिलैक्सेशन वर्ड यूज करता हूं, तो इसका मतलब ये यूं रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कॉन्ट्रैक्शन, तो ये अगर ऐसे है तो ये यूं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब आप इतना समझ सकते हैं कि अगर ये रिलैक्सेशन हो रहा है या डायस्टोल हो रहा है, मैं आपके लिए रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ही वर्ड यूज करूंगा शुरू में, उसके बाद में डायस्टोल और सिस्टोल पे चला जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको डायस्टोल सिस्टोल ही लिख के आना है, ठीक है। वो थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, इसके लिए मैं सिर्फ रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन यूज करूंगा। तो आपका जो रिलैक्सेशन हो रहा है, या मैं बोलूं डायस्टोल हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा, एक नेगेटिव प्रेशर इसमें क्रिएट होगा कि नहीं होगा। नेगेटिव प्रेशर का मतलब जो ओवरऑल स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसके अंदर का जो प्रेशर था वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, इसको हम नेगेटिव प्रेशर बोल देते हैं, ठीक है। और यूं होता है तो उसको पॉजिटिव प्रेशर बोल देते हैं, बट उसकी कुछ बात होती नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर की हम बात करते हैं यूजुअली, और उसकी क्यों बात करते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तो। यस, वी वर टॉकिंग अबाउट कार्डियक साइकिल। तो इसमें हमें चारों चैम्बर्स के बारे में ये बताना है। जो ऊपर वाले दो चैम्बर हैं उनमें क्या होता है, रिलैक्सेशन, वहां पे ब्लड की फिलिंग होने लगती है। उसके बाद क्या, एट्रियल किक बोल देते हैं। क्या होता है, एट्रियल किक। अब बोलेंगे एक मिनट रुको सर, जब ऊपर वाले में रिलैक्सेशन चल रहा था तो नीचे वाले वेंट्रिकल्स क्या सो रहे थे क्या? नहीं, सो नहीं रहे थे वो। अब लेकिन मैं एक टाइम पे एक ही लाइन बोल सकता हूँ, सारी बातें एक साथ नहीं बोल सकता हूँ। तो हाँ, वो भी रिलैक्सेशन फेज में ही थे, ठीक है। उसके बाद ब्लड फिलिंग होती रहती है। अब बोलेंगे सर टॉपिक में इतना टाइम लगा दिया, यहाँ पे आगे कैसे, आगे का यहाँ पे खत्म हो जाएगा, आगे का बस मैं बताऊंगा कि हाँ हमने ये पढ़ लिया, इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। कुछ स्पेशल रहेगा तो वो बता दूंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे इसका क्या हो रहा था, डायस्टोल, इसका भी डायस्टोल, और ये भी डायस्टोल वाले फेज में चल रहे थे, रिलैक्सेशन वाले फेज में। तो क्या होता है, ब्लड फिलिंग होने लगती है। कहां से होगी इसमें, राइट एट्रियम में तो ब्लड फिलिंग सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा से आकर के इसमें ब्लड फिलिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में कहां से होगी, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पे ब्लड फिलिंग हो रही थी, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था यहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके बॉडी में जाता है वो। तो यहां से ब्लड फिलिंग हुई, यहां से ब्लड फिलिंग हुई, और ये भी रिलैक्स है, ये भी रिलैक्स है, तो क्या नेगेटिव प्रेशर बन जाता है। और यहाँ पे ये भी रिलैक्स है, यहाँ पे भी नेगेटिव प्रेशर बन जाता है। जो ये वोल्व होते हैं ना, एट्रियम और वेंट्रिकुलर वोल्व, जो एवी वोल्व मैंने बोला था, एवी मतलब एट्रियम वेंट्रिकुलर के बीच वाले वोल्व इज एवी वोल्व, और यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है। अब इसको ध्यान रखिएगा प्लीज, जो
लेफ्ट साइड का एवी वॉल्व होता है वो बाइकस्पिड होता है कि ट्राइकस्पिड होता है, ये कंफ्यूजन रहता है आखिर तक, दूर ही नहीं होता है। बाइकस्पिड होता है कि ट्राइकस्पिड होता है, ये मतलब आप ये समझे, बाइकस्पिड होता है। वेरी गुड जी। अब कैसे भी आप याद करें इसको, रट्टा मार लें, कुछ लॉजिक लगा ले, कहानी बना ले, जो भी बनाना है बना ले, लेकिन इसको गलत मत करके आना, वो बाइकस्पिड को राइट साइड में मत लिख देना, ठीक है। तो बाइकस्पिड से आप बस ऐसा समझ ले, दो तो दो होते हैं, इवन होते हैं, ओड सा है जो, ओड मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब मैं स्ट्रॉन्ग वाला क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बाइकस्पिड इवन है, स्ट्रॉन्ग है, लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी को सप्लाई देना होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए, यहाँ पे इवन चीज चाहिए, ऐसे समझ लो आप इसको, ठीक है। अब इसका कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं अभी बता रहा हूं मैं, बट याद करने का तरीका बता रहा हूं ना, आपसे कोई साइंटिफिक रीजन पूछेगा इसके लिए, यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा कोई भी, ठीक है। तो जो बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं वो लेफ्ट साइड में रहते हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्यों, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी को, अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को सप्लाई करना होता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को, इसलिए इसका कॉन्ट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ रहता है वो ज्यादा रहता है राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसको तो बस लंग्स तक ही पहुंचाना है, इसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना है लेफ्ट वेंट्रिकल को, और राइट वेंट्रिकल को बस लंग्स तक पहुंचाना है, ठीक है जी। और राइट वेंट्रिकल की जो वॉल है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बोल देते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, आप समझ लें कि यहां पे दो ऐसे लगे हुए बाइकस्पिड और वहां पे तीन ऐसे लगे हुए, ठीक है जी। चलिए अब कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल, मैं आपको पूरा कार्डियक साइकिल बता रहा हूं, यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे थ्योरी में पढ़ के वो हो जाता है, बट जो मेन हेडिंग से जो पॉइंट है मैं वहां पे यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं आपके साथ के साथ, ताकि वहां पे जाए तो आपको लगे कि हाँ पहले से पढ़ा हुआ है सर। जबकि एक बार हम पढ़ा के निकल जाते हैं ना, फिर ये लगता है कि थोड़ा सा मजा नहीं आया, थोड़ा सा कुछ चीजें भूल गए, यहाँ पे डिस्कस कर लिया, उसके बाद वहां पे दिखाऊंगा, आपको लगा कि वाओ अब क्लियर हो गया बिल्कुल सारा का सारा, दो बार रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे कौन सा वॉल्व आएगा, कोई बताएगा मुझे। यहाँ पे भी वॉल्व रहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी तो बाहर निकलेगा ना पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी बाहर निकलेगा कहां पे, एओर्टा में जाने के लिए। कोई बताएगा मुझे कौन, क्या क्या होता है इन वॉल्व्स का नाम। सुन पा रहे हो आप, ये वॉल्व्स का नाम क्या होता है इनका, जो एओर्टा में जा रहा है, यहाँ पे इसका वॉल्व होता है, यहां पे जा रहा है, ये भी वॉल्व होता है, क्या बोलते हैं इनको। किसी को भी नहीं पता सच में। हाँ जी, पल्मोनरी वॉल्व, बस इतना भी बोल सकते हैं भाई, पल्मोनरी मतलब आर्टरी वाली में जा रहे हैं तो पल्मोनरी वॉल्व बोल दिया। अच्छा ये सेमिलुनर वॉल्व किनको बोलते हैं, कोई बताएगा। बाइकस्पिड। और तो मिट्रल वॉल्व किसको बोलते हैं। चल कोई बात नहीं, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, बट मैं एक आइडिया लेता रहता हूँ ये चीजें पूछ करके, ताकि मेरे को पता लग जाए आप लोगों का बेसिक कैसा है। बट चलिए ठीक है, क्योंकि अगर मुझे जल्दी से आंसर मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं भी जल्दी से आगे भागूंगा लेक्चर में, आराम से आंसर मिलेंगे, इनके आंसर नहीं मिलेंगे तो फिर मेरे को ऑब्वियसली ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा जैसे पढ़ा रहा हूँ अभी। चलिए कोई बात नहीं है, तो सिंपली आप इतना याद रखें अभी के लिए, ये जो वॉल्व है ये पल्मोनरी वाला पल्मोनरी वॉल्व बोल दिया, एओर्टा वाला एओर्टिक वॉल्व बोल दिया, ठीक है, हैप्पी है। एक सेमिल्यूनर वॉल्व भी बोल देते हैं, एक मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आपने उल्टा बोल दिया सर, बट चलिए कोई बात नहीं। बट अभी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वॉल्व को क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो इतना मायने नहीं रखता, अगर एग्जाम में लिख करके गलत आओगे तो सारा आंसर गलत हो जाएगा, मायने तो रखता है बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए उतना मायने नहीं रखता। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को कुछ मेमोरी आपकी भरता चला जाऊं, खास करके दक्षित आपके लिए बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नहीं है ये चीजें, तो मेमोरी नहीं भरनी है, अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद जो लिखा होगा सिंपली आपको यू हैव टू जस्ट पुट इट देयर, ओके। तो बात क्या चल रही थी, यहाँ पे हम कार्डियक साइकिल पढ़ रहे थे, क्या हुआ सबसे पहले एट्रियम की हुई ब्लड फिलिंग, क्यों, क्योंकि ये डायस्टोल में था, रिलैक्सेशन हो रहा था, नेगेटिव प्रेशर था तो ब्लड आने लगा, ये भी रिलैक्सेशन मोड में थे, कौन, वेंट्रिकल्स, तो यहाँ पे जो ब्लड था, यहाँ पे वेंट्रिकल्स का नेगेटिव प्रेशर हुआ तो जो एवी वॉल्स थे वो क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं नेगेटिव प्रेशर की वजह से, और ओपन होंगे तो क्या, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था यहाँ पे भी वो ब्लड आने लगेगा, जो एट्रियम का ब्लड था वो
वेंट्रिकल्स में जाने, यही सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो मुश्किल नहीं है, आसान है ये भी, बट बाकी के टॉपिक्स को देखते हुए यही थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, इसलिए मैं इस पर टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत बार। चलिए, एट्रियम में ब्लड फिलिंग हुई, एट्रियम का रिलैक्सेशन था, वेंट्रिकल्स का भी रिलैक्सेशन था, ठीक है, यूं रिलैक्सेशन था, यानी कि डायस्टोल फेज में थे वो भी, तो डायस्टोल फेज में थे तो ब्लड फिलिंग यहाँ पे होगी। 90% जो ब्लड फिलिंग होती है ना वेंट्रिकल्स की, वो इस फेज में ही हो जाती है। मैं इसको बोल सकता हूँ वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी बोल सकता हूँ, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ज्यादा हम तवज्जो देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं बजाय कि एट्रियम के, तो हम बोलते हैं इसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन कर रहे हैं, और वो रिलैक्सेशन कर रहे हैं तो क्या ये जो वोल्व हैं ये ओपन हो जाएंगे और ब्लड यहां पे आने लग जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे ये एट्रियम है, ये वोल्व है, ये नीचे की तरफ ओपन हो रहे हैं तो ऊपर से नीचे ब्लड आ रहा है, यूं भी हो जाएंगे ओपन कि नीचे वाला ऊपर चला जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा, कोई बताएगा मुझे? वेन्स में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वेन्स में क्यों होता है ऐसा, आर्टरीज में क्यों नहीं होता, कोई बताना चाहेगा? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, पता लगे लेफ्ट वेंट्रिकल ने प्रेशर के साथ पंप किया ब्लड को, और वो अपने आर्म्स तक जा रहा है, अपनी लेग्स तक जा रहा है, आखिरी तक बिल्कुल, और उसके बाद वो उल्टा आ रहा है, ब्लड उल्टा आके वापस ब्लड में कुछ जा रहा है, लूप से नहीं, सर्कुलेशन से नहीं, ऐसे ही। ऐसा नहीं होता ना, लेकिन कभी भी वो क्यों नहीं होता है, बैक फ्लो क्यों नहीं होता है, आगे ही क्यों बढ़ता है ब्लड, पीछे क्यों नहीं जाता है कभी? काफी सारे रीजन हो सकते हैं। एक मेन रीजन तो ये है कि सर लगातार जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो मोटर की तरह इसको पंप करते जा रहा है, तो कंटिन्यूअसली प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से बैक फ्लो नहीं हो रहा है। कई बार हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बहुत जो कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ होती है हार्ट की बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वेन्स में वो बहुत कम हो जाता है। क्यों वेन्स में क्यों बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आर्टरी तो वो होती हैं जो हार्ट से निकलती हैं और आगे तक भी आर्टरी रहती है, तो आर्टरी जो है वो हार्ट के काफी पास रहती है और हार्ट पंप कर रहे हैं तो उनमें प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा, उसमें बैक फ्लो की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वेन्स जो होती है ना, वो आर्टरी जाएंगी बॉडी में, फिर उन बॉडी से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ये देंगी उनको, और वेन्स जो होंगी वहां से लेंगी, CO2 लेंगी, उसके बाद चलेंगी, तो आप समझ सकते हैं वेन्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होगा वो बहुत ही कम होगा, और वो बहुत ही कम प्रेशर होगा। तो अब इतना समझे आप, ये वेन जा रही है, ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं, ये लगा लीजिए, ये ठीक है। अब यहां से जाता है, ये वेन है अपनी, यहां से जा रहा है ब्लड, शू, जैसे ही ब्लड जाएगा ये वोल्स कैसे हो जाएंगी, शू यूं ओपन हो जाएंगी, ब्लड गया, ठीक है। और जैसे ही ब्लड यहां से आगे निकलता है, यहां से ब्लड आगे निकलता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, शट हो जाती है। कैसे, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी शट, ताकि ये ब्लड अगर बैक फ्लो आना भी चाहे, प्रेशर बहुत कम आगे नहीं जा रहा, पीछे आना चाहे, तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, इसको पीछे आने ही नहीं देंगे। ऐसे ही ये वाली ब्लॉक हो जाएगी, थोड़ा सा आगे आया ये ब्लॉक, थोड़ा सा आगे आया ये ब्लॉक। इसको क्या, किसके लिए होता है, ये वेन्स में होता है। क्यों? क्योंकि वेन्स में जाकर के जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत बहुत ही कम हो जाता है, स्पेशली अगर आपको कोई ऐसी डिसीज है जहां पे आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ जो है हार्ट की वो काफी कम हो चुकी है। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, ये जो वॉल्स हैं ये यूं आगे जाएंगे, अगर ब्लड यहां से आ रहा है, आया ब्लड, यूं आगे चले जाएंगे और फिर बंद हो जाएंगे। ब्लड का कितना भी प्रेशर लगे, ये लगा ले, टूट सकते हैं, ये ब्रेक हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि यूं भी चले जाएंगे, यूं ब्लड को जाने देंगे। तो ठीक ऐसा ही वॉल्व के अंदर भी होता है, हार्ट के वॉल्व्स के अंदर। हाँ, ये एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जब ब्लड जाता है, कैसे बताऊं, ये देख लो, एट्रियम यहाँ पे है और इसके नीचे है वेंट्रिकल। जब एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाता है तो ये वॉल्व यूं ओपन हो जाते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है तो ये जो वॉल्व है, एबी वॉल्व की बात कर रहा हूं, एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल्व्स की, ये वॉल्व जो है ये यूं क्लोज हो जाते हैं। अब कितना भी प्रेशर बढ़े, ऐसा नहीं है कि यूं चले जाएंगे तो वेंट्रिकल से वापस से एट्रियम में चला जाएगा, और बेसिकली चला भी जाना चाहिए था, क्योंकि वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अगर ये वॉल्व्स कुछ इस तरह के होते कि ऊपर से प्रेशर आया एट्रियम का, उसकी वजह से ओपन हुए, और दूसरा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और नेगेटिव प्रेशर की वजह से एवी वॉल्व क्या होंगे, वो भी ओपन हो जाएंगे। ऊपर से एट्रियम का भी प्रेशर था थोड़ा सा, तो दोनों की वजह से एवी वॉल्व ओपन हो जाते हैं। बट अब क्या हो रहा है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन,
यानी कि सिस्टोल, ऐसे। तो उससे क्या होता है, ये जो एवी वॉल्व है यू क्लोज हो जाएंगे। अब वेंट्रिकल का नीचे से कितना भी कॉन्ट्रैक्शन क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि यू ओपन हो जाएंगे और वेंट्रिकल से एट्रियम में चला गया। किसके लिए होते हैं, वोल्व का काम ही क्या होता है, क्या काम होता है वोल्व का, कोई बताएगा मुझे? वोल्व का काम क्या होता है, तो बताना चाहेगा क्या? बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। यस, मसल्स जो इसकी होती हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, सीधी सी बात है ये। नहीं तो हार्ट ऐसा भी हो सकता था, लो भाई ये सीधा यहां से ओपन स्पेस है ये, ठीक है, आता रहे ब्लड जाता रहे ब्लड, क्या दिक्कत है? कहां दिक्कत आ रही है, आता रहे जाता रहे, कहां जरूरत पड़ रही है वोल्व्स की? आ रहा है जा रहा है, क्या कहां प्रॉब्लम है, जाने दो उसको। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, क्योंकि यहां पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये सीधा बैक भी जाएगा, सीधा यहां पे ऊपर नीचे होता रहेगा, तो बॉडी को कहां से मिलेगा फिर, समझ रहे बात? वोल्व किसके लिए होते हैं, जो मेन फंक्शन होता है वोल्व्स का, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कार्डियक साइकिल के बारे में, ये चीजें आती हैं कि यार इतना प्रेशर हो रहा है, इतना प्रेशर बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वोल्व यूं खुल जाएंगे ऊपर की तरफ, यूं ब्लड चला जाएगा। हालांकि नहीं होता है, बट ये बहुत ही बेसिक और कॉमन सेंस की बात है। यूजुअली आपको बताया नहीं जाता है कि यूं हो जाता है, ये हो जाता है, बट अभी मैंने इस तरीके से बता दिया, तो किसी को अगर फ्यूचर में डाउट आएगा तो वो डाउट नहीं आना चाहिए। स्पेशली जैसे दक्षित है तो उनको अगर हो सकता था डाउट आ जाए, तो ये वोल्व का काम हमने बता दिया। कार्डियक साइकिल में क्या देखा, दो वर्ड्स मैंने आपको बताए, डायस्टोल और सिस्टोल। मैंने बताया डायस्टोल जो है वेंट्रिकल्स का एक स्टेज ऐसी होती है। अब देखो आप साइकिल में लगा लीजिए, कार्डियक साइकिल के अंदर 6 स्टेप्स होते हैं। आप किसी भी स्टेप से स्टार्ट कर लो, घूम फिर के आएंगे तो वही 6 स्टेप, किसी भी स्टेप से स्टार्ट कर लो। अब रैंडमली कोई तो उठाना पड़ेगा ना स्टेप स्टार्ट करने के लिए कार्डियक साइकिल को, वो मजबूरी है। थ्योरेटिकली हमें कुछ ना कुछ तो पहले बताना ही पड़ेगा कि पहले ये हो रहा है, अदरवाइज तो सब कुछ ही चल रहा है उसमें, पहले उसको मान लो, उसको मान लो, उसको मान लो। बट थोड़ा सा बेटर ये लगता है ब्लड फिलिंग से बताएंगे तो इट फील्स बेटर कि हाँ पहले ब्लड फिल करवा दिया, फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, फिर वेंट्रिकल से फर्दर आगे चला गया, फिर उसमें हार्ट तक ही रहेंगे, आगे सेल में मत पहुंच जाना आर्टरीज के साथ। हाँ सर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, वो तो सर्कुलेशन में बताना है, वो वाला सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया। पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन हमने जो किया था, वो पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन का क्वेश्चन, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहां पे बताना है। अगर कार्डियक साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पल्मोनरी आर्टरी में घुस के लंग्स में मत चले जाना, हार्ट तक ही रहना वहां पे। हार्ट की पंपिंग ही बतानी है, डायस्टोल हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, कौन सी वॉल्व ओपन हो रही है, किस वजह से ओपन हो रही है। फिर लास्ट में कहां पे जाते हैं, एओर्टिक पल्मोनरी वॉल्व में जाते हैं, उनको सेमील्यूनर वॉल्व्स बोलते हैं। तो जो सेमील्यूनर वॉल्व्स हैं वो उनका ओपनिंग कब हो रहा है, वो क्लोज कब हो रहे हैं, उनके ओपनिंग से कौन सी साउंड आती है, उनके क्लोज होने से कौन सी साउंड आती है। तो ये सारी चीजें S1 S2 अगर आपने पता होगा, वो लब डब वाली साउंड जो होती है, तो ये सारी चीजें हार्ट में जो हो रहा है ना कार्डियक साइकिल के अंदर, वो बताना है। चलो अब जल्दी से मैं 6 स्टेप में बताता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन हो, लगे कि ये क्या बात बोल दी, तो मेरे को साथ के साथ पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला मैं बात करता हूं वेंट्रिकुलर फिलिंग। हम क्या लेते हैं, हेडिंग लेते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग, क्योंकि वहां से ही पूरी बॉडी में जाना है, लंग्स में जाना है, तो हमने उस चीज को मेन मान लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम इस बात से? मैं पहला स्टेप बता रहा हूं वेंट्रिकुलर फिलिंग का, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट पे रहना, बहुत ज्यादा माइक्रो डिटेल्स में मत जाना। वेंट्रिकुलर की क्या हो रही है, फिलिंग हो रही है। फिलिंग का मतलब ऑब्वियसली ब्लड ही आ रहा होगा उनके अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग में हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल जो है वो डायस्टोल स्टेज में है, रिलैक्सेशन फेज में है, एट्रियम भी रिलैक्सेशन फेज में है। वेंट्रिकुलर के रिलैक्सेशन होने की वजह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, तो जो एवी वॉल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ, अपनी तरफ खींच ली वॉल्स यूं नीचे की तरफ, तो एट्रियम भी क्या था, रिलैक्सेशन की फेज में था उस टाइम पे। तो ब्लड फिलिंग एट्रियम से होकर के सीधा किसमें, वेंट्रिकल्स में जा रही थी, क्योंकि दोनों ही एक टाइम ऐसा होता है कि दोनों ही रिलैक्सेशन के फेज में होते हैं, एट्रियम भी और वेंट्रिकल्स भी। तो एट्रियम से सीधा ब्लड कहां फिल हो रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है। तो 90% जो फिलिंग होती है ना वेंट्रिकल्स की, वो इस फेज में ही हो जाती है। किस फेज में, वेंट्रिकुलर फिलिंग वाले फेज में। अब सेकंड फेज आता है, या सेकंड स्टेप मान लीजिए आप आता है, उसमें क्या होता है, एट्रियल किक। एट्रियम जो होता है, एट्रियम जो हमने बताया था 4 चैम्बर में से ऊपर वाले जो राइट और लेफ्ट में होते हैं, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं एक टाइम बाद। क्या, कॉन्ट्रैक्ट होना। तो जो बचा कुचा ब्लड होता है ना एट्रियम्स के अंदर, ताकि उनमें ब्लड ना बचे, उसको क्या बोल देते हैं, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करके जो वेंट्रिकल्स के अंदर बचा कुचा छोटा 10% जो ब्लड बचा था,
उसने एट्रियम्स ने, दोनों एट्रियम्स ने वेंट्रिकल्स में डाल दिया। तो एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन से ऐसा हुआ। अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूं इस बात को बिल्कुल शॉर्ट में, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एट्रियल किक बोल सकता हूं इसको। जो एट्रियम थे उन्होंने किक मार के जो छोटा मोटा ब्लड बचा था ऐसे करके वो वेंट्रिकल्स के अंदर डाल दिया। अब किक का मतलब क्या है, यहां पे लात थोड़ा ना मार रहा है वो, तो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। तो एट्रियल किक का मतलब हुआ जो एट्रियम में थोड़ा बहुत ब्लड बचा था वो उन्होंने वेंट्रिकल्स में डाल दिया। मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं थोड़ा बहुत बचा था, क्योंकि हमने देखा एट्रियम के रिलैक्सेशन के दौरान या वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन या दोनों के रिलैक्सेशन के दौरान या डायस्टोल के दौरान जो ब्लड था 90% तो ऐसे ही फिल हो गया था, बचा हुआ 10% था जो उसको एट्रियल किक की वजह से वो वेंट्रिकल्स में आ गया। यहां तक क्लियर है? दो स्टेप, ये दो स्टेप हुए सर आपके। अब क्या हुआ, वेंट्रिकल्स के अंदर क्या है, ब्लड आ चुका है। वेंट्रिकल्स का काम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल का अपर लोअर बॉडी में भेजेगा एओर्टा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होके, ठीक है। राइट वेंट्रिकल का क्या काम है, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां भेजेगा, लंग्स के अंदर भेजेगा। कहां भेजेगा, लंग्स में भेजेगा। अब वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा तो आपको क्या लगता है, अब घुस जाओ चैम्बर के अंदर, जो मैंने बताया था पूरा, ये दो एट्रियम, ये वेंट्रिकल, इनके बीच में क्या है, एवी वॉल्स है। अभी 1 मिनट के लिए उनको छोड़ दो, सेमिल्यूनर वालों को, उनको नीचे वालों को छोड़ दो। क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में एवी वॉल्स हैं। अब वेंट्रिकल दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा। नीचे भी चलो, नीचे वाले वॉल भी कंसिडर कर लो, नीचे वाले वॉल भी हैं, ऊपर वाले वॉल भी हैं। पहले वॉल ऊपर वाले इस सिचुएशन में थे, ओपन यू नहीं थे, यूं थे एवी वॉल्स। ये ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है, फीलिंग हो रही थी तो ऐसे थे। अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा ना, प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा। तो जो ऊपर वाले एवी वॉल थे उसमें अगर प्रेशर क्रिएट होने के बाद भी वो ऐसे बंद नहीं होंगे तो ब्लड वापस एट्रियम में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, एवी वॉल ऐसे क्लोज हो जाता है। क्या, जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल अगर मैं बोलूं स्टेज को, या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में बोलूं, तो सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, एवी वॉल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या इस दौरान जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं, यानी कि जो हार्ट के, एक तो दो वॉल्व ये हुए एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और ये दो वॉल्व हुए सेमिल्यूनर वॉल्व, उनको क्या ये वॉल्स ओपन होंगे कि नहीं होंगे, सवाल ये है। यहां पे ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चे को। ये स्टेप समझ में आया तो लगता है कि यार कुछ भी नहीं है, तो हम देख लेंगे। क्या ये दो वॉल्स ओपन होंगे कि नहीं होंगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अब मैं बोलता हूं, क्या पहले ये क्लोज होंगे या उससे पहले ही ओपन हो जाएंगे। एवी वॉल्व पहले क्लोज होंगे, उसके बाद प्रेशर बढ़ेगा तो ये ओपन होंगे, या ये एक साथ बंद होंगे और एकदम से ओपन हो जाएंगे। बेटर क्या लगता है आपका, एफिशिएंट क्या लगता है। पहले सर एवी वॉल्व क्लोज होगा, इसके बाद यस, ये एफिशिएंट है। पहले एवी वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे टू मेक श्योर कि कोई भी बैक फ्लो ना हो ब्लड का। उसके बाद प्रेशर बढ़ेगा तो क्या, नीचे वाले ये सेमिल्यूनर वॉल्व्स ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब ये दो बातें मैंने आप लोगों को बोली है, यहां पे दो बातें। पहली बात, एवी वॉल्व क्लोज होंगे, और दूसरी बात, फर्दर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, फर्दर जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा तो सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो एवी वॉल्व्स तो ओपन यूं बैक साइड में ओपन हो नहीं सकते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। ये तो ऐसे ही रहेंगे, कितना भी प्रेशर आया अब नीचे से, ये तो ऐसे ही रहेंगे। तो उसके बाद ये ओपन हो जाएंगे। इसमें मैंने आपको दो स्टेप्स और बता दिए। पहला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। आइसोवोल्यूमेट्रिक क्यों बोल रहा हूं मैं, कोई मेरे को बताना चाहेगा यहां पे, व्हाई आई एम कॉलिंग दिस आइसोवोल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवोल्यूमेट्रिक का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब बिल्कुल इक्वल, वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम कहां, क्या मिल्क का वॉल्यूम देख रहे हैं, क्या ब्लड का वॉल्यूम देख रहे हैं। यहाँ पे ब्लड है इसके अंदर, इन चैम्बर्स के अंदर ब्लड आया, जैसे ही थोड़ा प्रेशर बढ़ा एवी वॉल्व क्लोज, और ये वाले वॉल्व भी क्लोज ही है, अभी ओपन ही है, बढ़ रहा है, बस अब ये टाइम ऐसा है। अब इसके बाद सेमिल्यूनर वॉल्व्स यानी कि नीचे वाले वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे। इतना प्रेशर बढ़ चुका है, इससे थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ा वैसे ही ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे। बट मैं सिर्फ यहां तक बता रहा हूं, जैसे ही एवी वॉल्व क्लोज होते हैं प्रेशर बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर और बढ़ रहा है, बस
ये प्रेशर ऐसा है, इसके बाद और ज्यादा वेंट्रिकल्स पे प्रेशर पड़ेगा तो सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन हो जाएंगे। बट मैंने यहां से लेके ये प्रेशर बढ़ा रहा हूं, बस यहां पे रोक दिया इसको। जो ये वाला फेज था ना, इसको हम बोलते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, या सिंपली बोल दो आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, अर्ली वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, मतलब वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था उसका अर्ली फेज था। ये अर्ली फेज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन नहीं हुए अभी तक। लेट फेज में क्या बोलूंगा, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा और ज्यादा, तो ये वाले सेमिल्यूनर वॉल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इस फेज को क्या बोल सकते हैं, उसको आइसोवोल्यूमेट्रिक क्यों बोला था पहले, उसका आंसर सुन लीजिए। ये वॉल्व क्लोज और ये वॉल्व क्लोज, और ये सेमिल्यूनर वाले भी क्लोज ही थे जब प्रेशर बढ़ रहा था एक टाइम तक। उस टाइम पे प्रेशर ही बढ़ रहा था, ना तो ब्लड ऊपर जा रहा था और ना ही ब्लड नीचे जा रहा था। तो जो ब्लड का वॉल्यूम था वो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, वो आइसोवोल्यूमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसलिए हमने इस फेज को बोला आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। लेट जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, यानी कि फर्दर वेंट्रिकुलर क्या कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेंट्रिकल का, जो इसको बोल देते हैं हम लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसमें क्या होगा, लेट में जब ये प्रेशर और बढ़ेगा तो ये सेमिल्यूनर वॉल्स भी क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो इसको क्या मैं बोल सकता हूं, क्या वेंट्रिकुलर इजेक्शन, इजेक्शन बोल सकता हूं इसको, इजेक्ट कर रहे हैं ब्लड को वेंट्रिकल से, इसको हम इस फेज को बोल देते हैं वेंट्रिकुलर इजेक्शन, हम इस फेज को बोल देते हैं। इतने स्टेप क्लियर हुए। ब्लड फिलिंग, वेंट्रिकुलर फिलिंग लिख दिया इसमें, जिसमें बता देंगे एट्रियम और जो वेंट्रिकल्स थे वो डायस्टोल फेज में थे, रिलैक्स हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो 90% ब्लड इसके अंदर ही आ जाता है वेंट्रिकल्स में। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने बोला एट्रियल किक, जो बचा हुआ एट्रियम में था उसका पहले कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद गया वेंट्रिकल्स के अंदर। ब्लड फिलिंग जो 10% जो ब्लड बचा हुआ था वो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से चला गया वेंट्रिकल्स में, जिसको हमने बोला एट्रियल किक। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था, अर्ली वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें क्या एवी वॉल्व क्लोज हो चुके हैं बट सेमिल्यूनर वॉल्व्स आर स्टिल क्लोज, वो बंद नहीं हुए हैं। उसको हमने ब्रैकेट में क्या नाम दिया था, अर्ली वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, या अर्ली आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो ब्लड की फिलिंग हो रही थी, अर्ली जो स्टेज थी दक्षित मैं बता रहा हूं, इसमें जो अर्ली वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था या सिस्टोल हुआ था, वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होगा यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक टाइम तक वो नीचे वाले वोल्व और ऊपर वाले वोल्व क्लोज थे, तो ब्लड का जो वॉल्यूम था उस कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्टिंग में और उस टाइम तक जब तक ये ओपन नहीं हुए थे, तो वॉल्यूम क्या था ब्लड का, सेम था, क्योंकि ना तो ऊपर जा पा रहा था ब्लड ना नीचे, वेंट्रिकल के अंदर ही बंद था। तो उसको हमने बोला आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और उसका बाद जो चौथा स्टेप था, इसको मैं लिख दो यहाँ पे आईवीसी, समझ जाओगे, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें अर्ली वेंट्रिकुलर सिस्टोल आया है। अब लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकल से इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड, कहां के थ्रू, इन वॉल्स के थ्रू, जो मैडम ने बताया था, ये पल्मोनरी वॉल्व मान लीजिए, एओर्टिक वाल्व मान लीजिए, इनके थ्रू क्या होगा, वेंट्रिकुलर से इजेक्शन, ब्लड का इजेक्शन शुरू होगा इन वॉल्व्स के थ्रू होकर के पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टिक वॉल्व, उससे एओर्टा से जाकर के पूरी बॉडी में चला जाएगा। इस फेज को हमने क्या बोला था चौथे स्टेप में, वेंट्रिकुलर इजेक्शन। कॉन्ट्रैक्शन तो इससे पहले फेज में आइसोवोल्यूमेट्रिक में भी तो कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही रहा था ना, और इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हो ही रहा है। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन और इसके कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये डिफरेंस है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, हम क्या बताएंगे यहां पे कि एवी वॉल्व भी क्लोज है और सेमिल्यूनर वॉल्व भी क्लोज है, इतना ही प्रेशर क्रिएट कर पा रहा है बस ये। अब ये दोनों क्लोज है तो ब्लड इनके अंदर सेम रहेगा, तो वी कॉल इट आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और वेंट्रिकुलर इजेक्शन में क्या बोल रहे हैं, एवी वॉल्व तो क्लोज ही रहेगा और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि लेट जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो जो सेमिल्यूनर वॉल्व है वो क्या हो जाएंगे, यहां पे ओपन हो जाएंगे वेंट्रिकुलर इजेक्शन वाले फेज में, और ओपन हो जाएंगे तो ये वेंट्रिकल से ब्लड जो है इजेक्ट होना यानी कि बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रिलैक्सेशन होगा तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अंदर स्पेस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, जो ये वॉल्व्स हैं ये वाले, ये क्या हो जाएंगे,
बंद हो जाएंगे। क्यों? अगर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो ब्लड यहां से भी बैक फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा और वहां से तो आएगा ही सही। नेगेटिव प्रेशर का मतलब आप ये समझिए, अगर नेगेटिव प्रेशर कहीं पे स्टार्ट हो रहा है तो उसके आसपास का चीजों का जितना भी प्रेशर था ना वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा और उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव प्रेशर बन रहा है। प्रेशर इज ऑल अबाउट रिलेटिविटी ना। आप ये मान लो ये -2 और 2 के बीच में कितना गैप होता है? 4 का। अगर मैं इस माइनस ये तो 2 ही रखूं, यानी इस हार्ट के आसपास का जो प्रेशर है वो 2 ही है, ब्लड का प्रेशर 2 ही है, और मैं इसकी हार्ट का प्रेशर -10 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये प्रेशर डिफरेंस जो है 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे ही जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बाकी का प्रेशर ऊपर हो या नीचे हो बढ़ जाता है, मतलब कम, तो उसके अंदर आने की चीज ट्राई करता है वो, क्योंकि इसका प्रेशर कम हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो ये जो यहाँ पे एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल से जो ब्लड जा रहा था, अगर यहां पे प्रेशर कम होता है तो क्या वो वापस आएगा कि नहीं आएगा? आने के चांसेस है। यस, तो इसलिए क्या हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, बट अब यहां पे ये प्रेशर कम हो रहा है तो ये वाले जो वॉल्व हैं ये ओपन होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है नीचे, और ये ओपन होंगे तो एट्रियम से ब्लड आएगा कि नहीं आएगा? तो इस फेज में हम बोल देते हैं जो एट्रियम भी क्या करते हैं, रिलैक्सेशन में चले गए, और ये वेंट्रिकल्स भी क्या है, ये भी रिलैक्सेशन में जा रहे हैं, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं ये, लेकिन इससे पहले भी एक स्टेज की बात कर रहे हैं, मैंने 2 स्टेप बता दिए इसमें भी। आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते इसको? ये तो बाद में ओपन हुए। एक स्टेप ऐसा था जो वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, सेमिल्यूनर वॉल भी क्लोज है और वो वाले तो क्लोज थे ही, रिलैक्स 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 दोनों क्लोज हैं, तो बोल दिया वो आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। जब रिलैक्स कर रहा है उस टाइम पे वॉल्यूम सेम है, क्योंकि दोनों नहीं खुले अभी तक, सेमिल्यूनर भी बंद और एवी भी बंद ही है इस फेज में। उसके बाद क्या होगा, और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो ऊपर वाला है एवी वॉल्व वो ओपन हो जाएंगे ऐसे करके, तो वो अपना आखिरी स्टेप हो जाएगा। इसमें मैंने कार्डियक साइकिल के आपको सभी स्टेप्स बता दिए हैं। अब एक चीज और बता देता हूं अच्छी सी आपको। चलो इससे पहले मैं आपको यहाँ पे स्लाइड में लेक्चर खत्म करने का मजा अलग होता है वैसे, उसके बाद आपको पिक्चर दिखा दूंगा। ठीक है, कार्डियक साइकिल में हमने बात करी, एक साउंड होती है S1 S2, किसी को ध्यान हो तो S1 S2 साउंड होती है, लब और डब बोलते हैं इनको, सबको पता है लब डब। ये कौन से वाल्व हैं दोनों? इनकी ओपनिंग एवी वॉल्व है, इनकी क्लोजर से जैसे ये ओपन होकर क्लोज होते हैं, जो साउंड आती है उसको हम बोल देते हैं S1 साउंड। और जो नीचे है वॉल, ये कौन से वॉल थे? सेमिल्यूनर। इनके ओपनिंग और क्लोज होने से आवाज आती है जो जनरेट होती है, उसको क्या बोलते हैं? S2, डब बोल दिया इसको। ठीक है, तो लब में तो मतलब प्यारी प्यारी सी आवाज ही आ रही थी, एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा था। डब का मतलब क्या है, भगाओ जल्दी से, बस बॉडी में दे दो, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से भी और लंग्स के अंदर से भी। ठीक है, मजा नहीं आया इतना, अपने हिसाब से याद कर लेना, बट लेकिन बात समझ गए ना। S1 क्यों बोला? ये ऊपर वाले दोनों वोल्स की वजह से आवाज जो आई, साउंड जो आई, वी कॉल इट S1, और नीचे वाले वोल्स की वजह से जो साउंड आई, वी कॉल इट S2। ठीक है, सीक्वेंस याद रहेगी, ये S1 यहां से इन दोनों की वजह से और S2 इन दोनों की वजह से। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, साहब ये बताइए, पहले एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियल किक आपने बोला, ठीक है, एट्रियल किक हो रहा था, उसके बाद धीरे धीरे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तो एवी वॉल क्लोज हुए, बट सेमिल्यूनर वॉल ओपन नहीं हुए थे। उस फेज को हमने क्या बोला था? आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल का अर्ली फेज। ठीक, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एट्रियम तो पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद एक पैटर्न में वेंट्रिकुलर का होता है, ऐसा क्यों होता है? कोई बताएगा, आंसर देगा इस बात का? सुंदर सा हार्ट फिर से बना देता हूं मैं। हाँ जी, कोई आंसर देना चाहेगा? क्यों होता है ऐसा? हार्ट का पेसमेकर किसको बोलते हैं? नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट, जो पेस बना के रखता है कॉन्ट्रैक्शन का, रिदमिसिटी का, क्या नाम होता है उसका? वेरी गुड जी, ऐसी, परफेक्ट, बिल्कुल। साइनो एट्रियल नोड हम इसको बोल देते हैं, यहां पे लोकेशन होती है करीबन करीबन यहां पे। एक उसके बाद क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है यहां पे, एट्रियम और वेंट्रिकल के दोनों के बीचों बीच क्या होता है? एवी नोड होता है। ठीक है,
अब ऐसे नोड से जो नेचुरल पेसमेकर है, नेचुरली पेस बनाता है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी वजह से आती, इसकी वजह से कंडक्टिविटी नहीं आएगी, सॉरी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट होता है वो ऐसे नोड की वजह से होता है, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होकर के कहां जाएगा, एवी नोड के पास, और एवी नोड के बाद कहां जाएगा, ये यहां पे, ये जो सेप्टम है, सेप्टम मतलब जो, सेप्टा मतलब होता है दक्षित कोई किसी चीज को डिवाइड करने वाला, ऐसे सेप्टम, सेप्टा कुछ भी बोल दीजिए, ये बीच में क्या है, डिवाइड करने वाली, दो चीजों को जो चीज डिवाइड कर रही है, उसको सेप्टम बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है, इसमें क्या होता है, यूं करके थोड़ा सा अच्छा बना दूं इसको, लो मोटा सा होता है ना बिल्कुल, ये तो मैंने लाइन बना दी थी, ऐसे कुछ होता है। तो एबी नोड से क्या जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास होगी, यहां पे और यूं जाएगी, और यहां पे यूं जाएगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा वेंट्रिकल कवर किया कि नहीं किया, तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहां पे गई, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, या जो रेस्टिंग पोटेंशियल था मेम्ब्रेन्स के अंदर, वो एक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा, और एक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा तो क्या बोलते हैं उसको, जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जो पोल बने हुए थे, बेसिकली ये पोल है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो एक पोल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, दो बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं कि नहीं है, जैसे हम बोल देते हैं अर्थ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल अपोजिट बोल देते हैं इनको, तो वैसे ही बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है, या ये समझ ले कि बाहर नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसको एक्शन पोटेंशियल में हमें चेंज करना है, तो इसमें काफी सारे आयंस की जरूरत पड़ती है, सोडियम आयन की जरूरत पड़ेगी, पोटाशियम की जरूरत पड़ेगी, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी, और इनमें इन आयंस में ही हम, ये टॉपिक आ जाएगा अपना, आयंस का इफेक्ट देखना हार्ट के फंक्शंस के ऊपर, या आयन का फंक्शन देखना हार्ट के रेगुलेशन में, ठीक है, किस तरह से रेगुलेट करते हैं उसको, कुछ भी बोल दो घुमा फिरा के, जब आयंस की हार्ट से लेना देना बात करेंगे तो ये बातें हम यहां पे पढ़ेंगे। तो मैंने बताया एसए नोड होता है जो कि नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है, एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा, दैट विल गो टू एवी नोड, और एवी नोड से जो यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, परकिंजे फाइबर्स होते हैं, ये पूरा यहां से यू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मुझे बताइए, यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ तो एट्रियम का पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा कि वेंट्रिकल्स का, एट्रियम का पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा क्योंकि यहां से ही स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद वेंट्रिकल्स का होगा, और धीरे धीरे ऐसे होगा कि ये परकंजे फाइबर से यूं जाकर के यहां तक, और ये ऐसे जाकर के यहां तक, पूरे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। एसए नोड से एवी नोड, और एवी नोड से ये होते हैं परकंजे फाइबर्स, लिख लेना दक्षिण आप, परकिंजे फाइबर्स याद रहेगा थोड़ा सा, इनको क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आगे तक वेंट्रिकल्स में लेकर के जाते हैं, यहां से स्टार्ट होते हैं, यूं जाते हैं, यूं जाते हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। एसए नोड, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो वेंट्रिकल्स के अंदर गया, इसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हमने इसको बोल दिया। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट देखने के लिए कोई मुझे बता सकता है क्या, हम किस चीज का यूज करते हैं, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से क्या हमें एक ग्राफ मिल जाता है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट चेक करते हैं। प्लीज एक बार म्यूट कर लीजिए खुद को, आओ यहां तक साउंड आ रही है आपका, जो भी है, हाँ जी, ओके है। अब हमने फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट तो देख ही ली है, सारी बातें फिजियोलॉजी की ही कर रहे हैं उसके तब से, और थोड़ा सा देख लेंगे कार्डियक साइकिल क्या होते हैं, सारे स्टेप्स देख लिए 6 के 6 हमने, हार्ट साउंड की भी हमने बात कर ली है, हार्ट बीट की भी बात कर लेंगे। हार्ट बीट का मतलब क्या होता है, एक पूरी बीट के अंदर क्या हो रहा है, क्या ही होता है एक हार्ट बीट के अंदर, कोई मुझे बताएगा अपने काम की चीज क्या है उसमें, हार्ट बीट में, हार्ट बीट में कोई काम की चीज बताएगा। हम दो चीजें पढ़ लेते हैं, कई बार ऐसे उनको सेपरेटली पढ़ लेते हैं, कई बार उसके नीचे पढ़ लेते हैं। एक आपका होता है कार्डियक आउटपुट, कार्डियक का मतलब क्या होता है दक्षित आप बताइए, हार्ट, वेरी गुड। और आउटपुट से आपको क्या लग रहा है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियक आउटपुट, व्हाट डज दैट मीन, Volume of blood pumped by the heart. यस, तो मिनिमम जो आपने वर्ड यूज किया वो सही वर्ड नहीं है, आप सिंपल बोलिए जो भी हार्ट आउटपुट दे रहा है, ब्लड को इजेक्ट कर रहा है थ्रू सेमिलिनर वॉल्स, वी कॉल इट कार्डियक आउटपुट। वो मिनिमम हो मैक्सिमम हो, कितना, कई बार ज्यादा होगा कई बार ज्यादा कम होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टिल, अगर हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल है,
कॉन्ट्रेक्शन का स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा, वो एक अलग बात हो जाती है। सिंपल इसका मतलब इतना समझे, जो भी हार्ट से ब्लड बाहर निकल रहा है वी कॉल इट कार्डियक आउटपुट। लेकिन कितनी देर में? 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में? 1 minute. 1 मिनट के अंदर। देखते हैं। अब बात आई आपकी मिनिमम वाले वर्ड को ले लेते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं, एक बारी के स्ट्रोक में वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों साइड वाले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वन टाइम जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ उनका, उस टाइम पे कितना ब्लड निकल करके आया है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बारी के स्ट्रोक से, स्ट्रोक मतलब समझो स्ट्रोक दिया, वो बैटिंग तो कर नहीं रहा है वहां पे ऑब्वियसली, तो कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रोक बोल रहे हैं हम, ये समझे आप। एक बारी जो वेंट्रिकल्स ने स्ट्रोक दिया यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उस स्ट्रोक से कितना वॉल्यूम निकल करके बाहर आया, ठीक है। लगा के चलिए, चलो 1 लीटर आया, ठीक है। एक बारी में 1 लीटर दोनों वेंट्रिकल से निकाल करके बाहर देता है हार्ट, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर मुझे यह पता हो कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम जो है 1 मिनट के अंदर 10 बार आता है या 10 बार धड़कता है या 60 टाइम्स ऐसे हार्ट बीट होता है, 60 टाइम्स, और एक बारी के टाइम से 1 लीटर स्ट्रोक वॉल्यूम है उसका एक बारी का, और ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये हार्ट बीट अगर उसकी 60 है, तो वो क्या करेंगे? सिंपली टोटल कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए, यानी कि कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या हुआ? 1 मिनट में कितना हार्ट बाहर दे रहा है। तो 1 मिनट में 60 बार हार्ट बीट होती है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम एक बारी का 1 लीटर है, तो 60 का क्या हुआ? सिंपल इंटू में 60 कर देंगे, है ना बच्चों वाली बात। बिल्कुल ऐसा ही है। ये दो चीजों का ध्यान रखना है हमें, क्या? कार्डियक वॉल्यूम, सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। आउटपुट वर्ड से थोड़ा फील कर लेना, पूरा 1 मिनट के हिसाब से सही पूरा डाटा देंगे सर। स्ट्रोक वॉल्यूम एक बारी के स्ट्रोक सही, यानी कि एक बारी में कितना बाहर दे रहा है, ठीक है। ये मैं इतना ज्यादा डिटेल में दक्षित आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा बेसिक होता है ये, चलिए जी। लेकिन ये बेसिक है तो आगे काम भी आएगा, डोंट वरी। तो हार्ट बीट का एक आइडिया होगा, कुछ कुछ ऐसा सा पढ़ेंगे इसमें, हो सकता है साउंड भी देख लें। तो साउंड का तो अलग से टॉपिक बताई दिया मैंने, S1 S2 पढ़ेंगे, उसमें कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जैसा कि डॉक्टर केपी ने बताया कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की, हम कहां से लेते हैं? वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से लेते हैं। दक्षित मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? छोड़ दीजिए। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट। हार्ट। बोलते हैं ना, जिम में भी जाते हैं, कार्डियो की एक्सरसाइज किया करो, यानी कि जिसमें हार्ट पंप करे अच्छे से, ठीक है। अब ग्राम, कार्डियोग्राम की अगर हम बात करें, डॉक्टर केपी, कार्डियोग्राम क्या होता है? सर कार्डियोग्राम मतलब हार्ट की जो होता है, धड़कन की सर्कुलेशन है, बट आल्सो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देना इस कार्डियोग्राम, और वो हार्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, वी कॉल इट कार्डियोग्राम। और हार्ट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ के रूप में दिखा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहां से आई हार्ट में? कौन सा करंट दौड़ रहा है भाई? दक्षित आप बताएं, हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहां से आई? सर ये नोड से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये भी नोड गए, उसके बाद पर्किंसचे फाइबर के साथ परफेक्ट सेप्टम में गए, और उसके बाद वेरी गुड, वेंट्रिकल्स में परफेक्ट, वेंट्रिकल्स में पर्किंसचे फाइबर से वो फैल गया, वहां पे एक्सपेंड कर गया, ठीक है जी। अब जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में चेक करते हैं तो हम इलेक्ट्रोड्स को रखते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रो का मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ये एक्शन पोटेंशियल जो बता रहा था ना, सोडियम पोटेशियम पॉजिटिव नेगेटिव, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। एक मेम्ब्रेन है वो रेस्ट पे है, पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव इस साइड है, 2 पोल्स बने हुए हैं, और जैसे ही उन पोल्स को खत्म कर देंगे, यूं ऊपर नीचे जाना स्टार्ट होंगे वो, उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक जनरेट होता है, और उसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बहुत दूर से मेजर कर लेते हैं। तभी हम जो चेस्ट पे लगाते हैं, चलो चेस्ट वाला तो बिल्कुल हार्ट के पास ही होता है, आर्म पे जो लगाते हैं या लेग्स पे जो लगाते हैं इलेक्ट्रोड्स को, वहां तक भी वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। क्यों लगाते हैं ऐसा, कोई मुझे बता सकता है? वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट करने के लिए, मेजर करने के लिए क्यों लगाए जाते हैं बॉडी के ऊपर? कोई बताएगा मुझे? सिंपल सा आंसर है, इतना मुश्किल सिंपल ही पूछता हूं मैं आंसर, तो आप लोग पता नहीं इसको समझ जाते, कॉम्प्लिकेटेड हो। बिल्कुल सिंपल सा आंसर जाता है सारी चीजों का। ये नॉर्मल हार्ट है, इनकी ईसीजी लेते हैं पहले, 50 बार ली, 100 बार ली, 1000 बार ली, 10,000 बार ली, 1 लाख बार ले ली। हमें पता है कि नॉर्मल हार्ट की जो एक्टिविटी होती है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, लगा लीजिए, ठीक है।
कुछ ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ जाता है। अब किसी के हार्ट का ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है तो हम बता सकते कि नहीं बता सकते कि उसके हार्ट में कुछ कमी है? हमें पता है नॉर्मल हार्ट का 1000 बार लेते हैं, लाखों बार लिया ताकि एक एवरेज जो होता है हमें समझ में आ जाए कि वो सारे नॉर्मल ही थे, कोई गलती से अब नॉर्मल नहीं था। तो नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होता है उनका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, और अब नॉर्मल होगा या इतना तो मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा दिया आपको, बहुत ही इतने में तो मर ही जाएगा वो, मतलब बहुत ही कम माइन्यूट डिफरेंस होता है, बट जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उसको माइन्यूट डिफरेंस को पहचान जाते हैं। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड को प्रॉब्लम था, उसका भी ईसीजी किया गया था, चलो वो डिटेल में वो अलग बात हो जाएगी, उसमें वो थोड़ा दिल में छेद वाली बात थी। दिल में छेद को क्या बोलते हैं, कोई मेरे को बताएगा क्या? दिल में छेद बोल देते हैं ना कि दिल में, इसके दिल में छेद है, होल है, क्या बोलते हैं उसको, पता है किसी को? एक जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें भी स्पेशल केस होता है एक, चलो सिंपल वैसे काम की नहीं है बट फिर भी याद आई तो बता दिया मैंने आपको। लगा लीजिए एट्रियम और एट्रियम के बीच में एक ऐसा होल है, जब चाइल्ड बाहर निकलता है तो तब तक वो भर जाता है, हील अप हो जाता है वो, ठीक है, क्लोज हो जाता है। बट कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो सेप्टम है एट्रियम का, या फिर वेंट्रिकल में भी हो सकता है, ये वाला सेप्टम जो है, ये सेप्टम पूरी तरह से हील नहीं हो पाता है। हील तो कहना गलत हो जाएगा, मतलब फिल नहीं हो पाता है या फिर ग्रो नहीं कर पाता है, वो बेटर रहेगा। हील का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उसको कोई इंजरी हुई थी ना, नॉर्मली उसको हील होना होता है, मतलब ग्रो करना होता है, ग्रो करके वो पूरा सेप्टम बन जाता है, बट वो ग्रो नहीं कर पाता है। कुछ केसेस में छोटा सा यहाँ पे गैप रह जाता है, छोटा सा यहाँ पे गैप रह जाता है, लगा लीजिए इतना सा रह गया, ये तो बहुत ज्यादा है बट बहुत छोटा रहता है। उससे प्रॉब्लम क्या आता है, क्या लगता है आपको, क्या प्रॉब्लम आ सकता है इसकी वजह से? क्या प्रॉब्लम आ सकता है इसकी वजह से? थोड़ा बहुत इधर चला जाएगा इसका, है ना? तो क्या प्रॉब्लम, घूमने दो इधर उधर उनको, क्या दिक्कत है? ब्लड मिक्सिंग हो जाएगी सर, ब्लड मिक्सिंग से, यस, जो ये ब्लड मिक्सिंग जो हो रही है इसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कहां पे, राइट एट्रियम में, वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंसंट्रेशन भी आ जाएगी, और जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल था, जो कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाएगा, यानी कि पूरी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर क्या है, पूरा ऑक्सीजन नहीं है ब्लड के अंदर, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो चुका है, और मिक्सिंग हो चुका है तो जितना भी बॉडी में ब्लड जा रहा है वो पूरा का पूरा, उसमें ऑक्सीजन जितना होना चाहिए इतना ऑक्सीजन नहीं है, और बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, और मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल में जो टीसीए होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एनर्जी जनरेशन के लिए उतना एनर्जी नहीं मिल पाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, हो सकता है मर भी जाए वो, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी को जितनी मिलनी चाहिए प्रॉपर उतनी नहीं मिल रही है। किसी में ज्यादा बड़ा छेद हुआ वो तो मर ही जाएगा, और किसी में छोटा सा रहा तो शायद काम चलता रहे, बहुत ही छोटा रहा तो शायद उसको 40 साल बाद पता लगे, ऐसे भी केसेस होते हैं कि 30 साल बाद पता लग रहा है कि दिल में थोड़ा सा होल बचा हुआ है, वो फिल नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से जब वो जिम करता है या फिर वो हैवी एक्सरसाइज करता है, स्टेयर चढ़ता है, तो उस केस में क्या होता है, उसको ऑक्सीजन ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। जब भी वो कोई एक्सरसाइज करता है या पैडिया चढ़ता है ऊपर तक, थक जाता है वो, जब भी एक्सरसाइज बॉडी ज्यादा करेगी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और उसका तो ये दिल तो नहीं समझता है उसकी बात, क्यों? क्योंकि वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर स्पेस दिखेगा तो वो तो जाएगा इधर, और जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जितना भी ऑक्सीजन देता है यूजुअली उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जो कि वो सप्लाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे मिक्स हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मिक्स हो रहा है करके, तो ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो जाएगी, और जब वाइटल ऑर्गन्स में खास करके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या होगा, डेथ भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, है ना? तो ये एक कॉन्सेप्ट था, साथ में मुझे लगा बता देना चाहिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कुछ ऐसा ग्राफ बनता है क्या, बताना मुझे। वो ज्यादा नीचे बना दिया, रुको यहां पे बनाता हूं, कुछ ऐसा सा, चलो यहां पे भी बनता है छोटा सा, कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता है क्या, P Q R, यहां पे नीचे S, और ये फिर T वेव भी बता देते हैं,
और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ आता है S1 साउंड और टी वेव से जस्ट पहले आता है S2 साउंड। इसका मतलब क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं एंड व्हेन आई कॉल डीपोलराइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ दक्षित आप बताइए। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? डीपोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है ये बताइए पहले। यानी कि जो मेम्ब्रेन है, जो मसल्स की मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग पोटेंशियल्स में, ठीक है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ये रेस्टिंग पोटेंशियल में है ड्यूरिंग द पोलराइजेशन। रेस्टिंग पोटेंशियल में रिलैक्स कर रहा है अपना, उसको मतलब नहीं है, जिंदगी जी रहा है अपनी ठीक ठाक। एकदम से जब डीपोलराइजेशन होगा, यानी कि ये जो पोल बने हुए थे यहां पे समझे, ये पॉजिटिव 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 या नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये जो पोल बना हुआ था इसका डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट होगा। नेगेटिव ऊपर जाएगा, पॉजिटिव नीचे आएगा, तो क्या होगा इससे एक्शन में आ जाएंगी चीजें। एक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वी कॉल इट एक्शन पोटेंशियल। जो पोटेंशियल है वो रेस्टिंग से किस में चेंज हो रहा है? एक्शन के अंदर चेंज हो रहा है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा और वो प्रोसेस अपने आप में ही काफी बड़ा होता है। इसको थोड़ा छोटे में करेंगे अपन अभी के लिए, क्योंकि अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर थोड़ा वो हो जाएगा। मेमोरी में आपकी वेस्ट नहीं कराना चाहता, बट आप इतना समझे जो आयंस वगैरह हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। मैंने कौन से आयन बताए थे? पोटाशियम आयन, सोडियम क्लोराइड बताया था, कैल्शियम बताया था, है ना। ये तो मिनिमम होते हैं, ये तो रट जाने चाहिए। ये भी भूल गए तो कुछ नहीं, जीरो है फिर, ठीक है। सोडियम हुआ, पोटाशियम हुआ और आपका क्लोराइड और कैल्शियम। मैंने आपको एक बात बताई थी, किसको याद है? पोटाशियम क्या होता है? कौन सा चीफ होता है वो? सोडियम और पोटाशियम के बारे में बोलते हैं ना, ये चीफ क्या है? चीफ आयन है। पोटाशियम कहां का चीफ आयन है? इंट्रासेलुलर है कि एक्स्ट्रा? इंट्रासेलुलर है, वेरी गुड जी। और सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। कुछ चीजें पढ़ेंगे तो उनसे भी समझ में आएगा क्यों बोलते हैं इनको ऐसा, बट अभी के लिए आप इतना याद रखें। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग से एक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाता है। और वो कहां से स्टार्ट होता है? ये रेस्टिंग से एक्शन क्यों होता है? उसमें क्या ऐसा जनरेट होता है, क्या ऐसा होता है कि जिसकी वजह से रेस्टिंग से एक्शन में आ जाती है मेम्ब्रेन, फिर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एट्रियम से वेंट्रिकल जाती है, एक रिदमिसिटी बन जाती है। कौन है वो रिदमिसिटी बनाने वाला इंसान? कौन बैठा हुआ है हार्ट के अंदर जो ये करता है, जो रेस्टिंग सेक्शन में लेके आता है और बार बार लेके आता है? जब तक आप लोग जिंदा है तब तक लेके आता है, जब से पैदा हुए हो तब से लेकर के अब तक लेके आ रहा है। कौन है वो जो रिदमिसिटी बनाए हुए हार्ट की? कौन है वो जो रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल में बार बार हार्ट को लेकर के आता है? हु इज दैट? कौन है? हाँ जी, जी बिल्कुल, वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट करेगा, वहां से जनरेट हुआ इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरा रेस्टिंग पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में बदल जाएगा और एक्शन पोटेंशियल जाता 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 एकदम से फैल जाएगा, ठीक है, आगे तक चला जाएगा। ऐसे ही न्यूरॉन्स में भी काम करता था वो, यूं करके जंप कर करके, ठीक है। माइलिन सीट के ऊपर किसी को याद हो तो डायरेक्ट नहीं जाता था, जंप करके जाता था, इसलिए जल्दी पहुंचता था, ठीक है। अभी उसके टेंशन मत लेना, ऐसे निकाल दिया मैंने पॉइंट, किसी को पता हो तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा। हाँ जी, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सबसे बड़ा बनता है, सबसे बड़ा बनता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। उस डायग्राम में कोई मुझे बताएगा सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन किसकी वजह से आता है हार्ट में? वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन दिखा रहा है ना यहां पे, ये डीपोलराइजेशन दिखा रहा है। तो सबसे ज्यादा डीपोलराइजेशन इंपल्स जो है, इंपैक्ट जो है किसमें होगा? किसकी वजह से ज्यादा होता है? वेंट्रिकल्स के क्या कॉन्ट्रैक्शन होने से ही होगा डीपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन तो नहीं होगा, है ना। तो वेंट्रिकुलर का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उस वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं? शो करते हैं। बच्चों को ये नहीं पता होता पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, डीपोलराइजेशन मतलब क्या हुआ। होपफुली आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम बाद पढ़ते हैं तो चीजें याद नहीं आती हैं। ओके, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स याद रखो। आगे जो होगा वो पी है, छोटा सा टी है, वो कोई बड़ी बात नहीं। क्यूआरएस समझ में आया तो वो कुछ भी नहीं है, नथिंग है वो, ठीक है साहब। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी आपका कंप्लीट हो गया। वर्क एंड एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट कोई मुझे बताना चाहेगा? जो हार्ट है ऐसी मसल है जो
बचपन से लेके जब से पैदा हुए हैं आज तक उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती रहती हैं, रुकती ही नहीं है। तो वो किस वजह से होता है ऐसा? क्योंकि हार्ट की सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज का जो नंबर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है दक्षित, आपको पता है? एनर्जी प्रोडक्शन। वेरी गुड जी। और माइटोकॉन्ड्रिया किस किस चीज को लेकर के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? बताइए, कोई भी बता सकता है। सॉरी, एटीपी तो वो जनरेट कर ही रहा है। वही मैं पूछ रहा हूं कि ये एटीपी बनाता कैसे है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डालता है, वो सारी वो अलग चीजें, फॉस्फोराइलेशन करना, वो सारी चीज अलग चीजें। मैं तो सिंपली बोल रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर किसको लेकर के एनर्जी जनरेट करता है? जो हम खा रहे हैं उसी को करेगा ना। सिंपली आप इतना समझो, क्या खाते हैं हम डाइट में? फैटी एसिड, मतलब फैट खाते हैं, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या खाते हैं? जो भी लेते हैं ग्लूकोज भी मिलता ही उससे। चलो बस यही समझ लो। फैटी एसिड सबसे ज्यादा हार्ट क्या करता है, उसकी प्रायोरिटी होती है। क्यों होती है? कोई मुझे बताएगा क्या? बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फैट्स कितने टाइम्स ज्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से? 2.5. 2.25 ऐसा था ना सर? ठीक है, 2.25 था। क्यों है वो 2. अगर मेरे को डायरेक्टली वैल्यू बताइए, अभी आपको जिंदगी में कभी 2.5 नहीं बोलेंगे इसको। क्यों आया था वो 2.25? कैसे आया था, कैसे निकाला था हमने? 1 किलो कैलोरी अगर हम फैट देते हैं, सॉरी उसमें से एनर्जी निकलती है, या 1 ग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं, उससे कितना किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से कितना किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी 1 ग्राम से? 9. मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं। 4 किलो कैलोरी। और फैट से, फैट के ग्राम से 9। क्या है ये? फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यूज है, यानी कि जो फिजियोलॉजी हो रही है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो रिएक्शन हो रही है, उनसे जो एनर्जी निकल करके आ रही है। ठीक है, तो 9 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं इसको क्या आना चाहिए। 4 2 जा 8, उसके बाद 1 बचता है यहाँ पे, फिर क्या होगा? 4 2 जा 8 आ जाएगा, 2 बचे, 20 बन गया, तो 4 5 जा 20 आ जाएगा। तो 2.25 समझ में आया कहां से निकला था? ये 2.25, इसको याद रखिएगा, एनिमल न्यूट्रिशन में भी काम आएगा ये। और 2.25 से एक बात तो क्लियर हो रही है कि फैट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा होती है, और हार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका प्रायोरिटी क्या रहता है? फैटी एसिड्स को कंज्यूम करना इसका प्रायोरिटी होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करता है। और मैं आपको बता दूं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर, या मैं सिंपली बोलूं एरोबिक मेटाबॉलिज्म में, एटीपी ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे? ज्यादा बनेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें होता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करता रहता है। ठीक है, आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन करता रहता है तो एटीपी कैसे ज्यादा बने? ठीक है, वो अलग आ जाएगा, पूरा बायोकेमिस्ट्री वाला हो जाएगा, वो उसको छोड़ देते हैं। बट इतना समझिए दक्षित आप, ऑक्सीजन जिस रिएक्शन में मेटाबॉलिज्म में यूज होती है, वहां पे जो एनर्जी जनरेशन होता है, एटीपी जो बनते हैं वहां पे ज्यादा बनते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ही डेफिशिएंसी हो, या बहुत कम हो, या ना ही हो, एब्सेंट हो, तो उसको हम बोल देते हैं एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। उसमें जो ये विदाउट ऑक्सीजन जो होगा, उसमें एटीपी कम बनेंगे, यानी कि एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। अब मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, जो हार्ट है, वो हार्ट बचपन से लेके आज तक धड़कता आ रहा है। इतना एनर्जी इतना कहां से आ रहा है कि वो इतना कॉन्ट्रैक्शन कर पा रहा है बार बार? पहला पॉइंट हमने बोला वो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होता है बहुत ज्यादा होता है। दूसरा हमने बोला वो फैटी एसिड को लेता है धड़ाक से। एक एग्जांपल दे सकता है कोई फैटी एसिड का मुझे? ट्राइग्लिसराइड बोल सकता हूं, एक एग्जांपल तो देना पड़ेगा फैटी एसिड का। तो ये क्या फैटी एसिड को कंज्यूम करता है। 2.25 एनर्जी वैसे ज्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इनके अंदर ज्यादा होते हैं, लेकिन क्या थकती नहीं है क्या ये सेल्स कॉन्ट्रैक्शन करते करते? फटीग नहीं होती है क्या इनमें? ऐसा क्या होता है इनमें?
ऐसा क्या होता है तो वो बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाएगा, बट एक नॉर्मल अगर मैं सेंस में बोलूं, रिफ्रैक्टरी पीरियड पता है किसी को क्या होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड? कुछ आइडिया थोड़ा बहुत? मतलब चलो एक मोटी बात ये बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे अभी तक का टाइम कॉन्ट्रैक्शन का चल रहा था, तो बीच में एक फेज आता है जब कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, इसमें खाली ऐसे पड़ा होता है, उसके बाद फिर से कॉन्ट्रैक्शन का फेज आ जाता है, फिर रिलैक्सेशन का आ जाता है। तो रिफ्रैक्टरी फेज ये समझ लीजिए एक रेस्ट फेज है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शंस, एक रेस्ट फेज है रिफ्रैक्टरी फेज। एक हल्का, कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट एक आइडिया दे रहा हूं। तो रिफ्रैक्टरी फेज होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम उस रिफ्रैक्टरी फेज के कारण हार्ट की मसल्स को थोड़ा सा कुछ मिली सेकेंड्स मिल जाती हैं जिसमें वो रिलैक्स कर लेता है, उसके बाद वो काम करता रहता है, ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्टरी पीरियड। उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे होता है, वो बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी एक पॉइंट ऐड करेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड वाला तो अच्छा लगता है उससे। इफेक्ट ऑफ आयंस ऑन हार्ट फंक्शन, मैंने बताया आपको, एक पॉइंट और ऐड कर देंगे। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्डियक मसल, ये भी मैं बता चुका हूं आपको, जो हम बातें कर रहे थे मेटाबॉलिज्म में और उसकी एफिशिएंसी में, दोनों में रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा होगा देख लेंगे। नर्वस एंड केमिकल रेगुलेशन, नर्वस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? नर्वस का मतलब क्या होता है? नर्व तो पता ही होगा सबको। नर्वस, दक्षित आप बताएं जल्दी। नर्वस क्या होता है, किससे रिलेटेड है ये? ब्रेन से रिलेटेड है, न्यूरॉन से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपका बोलते हैं ना नर्वस सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम है, आपकी सेंसेस काम नहीं कर रही है, मेरे नर्व के अंदर घुस रहा है, वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, इज गेटिंग इनटू माय नर्व्स, मतलब वो कुछ ना कुछ दिमाग को परेशान कर रहा है, नर्व्स की बात चल रही है। तो नर्वस यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनसे भी क्या होता है, हार्ट का रेगुलेशन होता है, हार्ट को रेगुलेट करता है। कौन से सिस्टम होते हैं नर्वस सिस्टम में जो हार्ट को रेगुलेट करते हैं, प्लीज बताइएगा जल्दी से, कोई भी बता सकता है? नर्वस सिस्टम, सीएनएस और पीएनएस तो बात ठीक है, पेरिफेरल वाला हो जाएगा वो, बट मैं डायरेक्टली हार्ट से अगर बात करूं तो उसको या तो इंक्रीज करेगा हार्ट रेट या डिक्रीज करेगा। और वो कैसे कर सकता है? या तो जो स्ट्रेंथ है कॉन्ट्रैक्शन की, सॉरी, स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, या फिर जो हार्ट रेट है हार्ट रेट को बढ़ा देगा, या फिर कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रोक वॉल्यूम, वन टाइम का स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। और हार्ट रेट का मतलब हुआ जो हार्ट रेट अगर लगा लीजिए 60 या 62 हार्ट बीट होती है एक मिनट के अंदर, वो 80, 90, 20, 100 तक ले जाएगा, 120 तक ले जाएगा, उतनी हार्ट बीट कर देगा। तो दो ही तरीकों से कर सकते हैं। जो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाना हो एक्सरसाइज के दौरान, कैसे बढ़ेगा? तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाए वेंट्रिकल्स का, और उससे क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा आएगी। और दूसरा क्या होता है? हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट को बढ़ा दे, मतलब हार्ट बीट जो है हार्ट बीट को बढ़ा दे। तो ये दो तरीकों से ही हो सकता है। एक तो क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एस फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो देख ही रहे हैं। और दूसरा क्या होता है? पैरासिंपैथेटिक। इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में समझ लेना, ये पैरासिंपैथेटिक होता है, ठीक है जी, क्योंकि यूजुअली पीएनएस आता ही आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिंपैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक का मतलब क्या है? ये इंक्रीज ही करता है हार्ट को, हार्ट का जो पंपिंग रेट है या कॉन्ट्रैक्शंस की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करने का ही काम करेगा। कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट की एक्टिविटीज को, रेट को, ब्लड फ्लो को, ब्लड प्रेशर को कम ही करने का काम करेगा। कैसे करेगा, कौन कौन क्या होता है, वो एक अलग चीज है। अभी के लिए इतना समझ में आ गया, उतना काफी है। एक मैं जनरल आइडिया देना चाह रहा हूं आपको। सिंपैथेटिक से हार्ट की एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी, पैरासिंपैथेटिक से डिक्रीज होंगी। किसी का ब्लड प्रेशर काफी लो है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा उसको इंक्रीज करने के लिए। किसी का बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रखा है उसको डिक्रीज करने के लिए पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। ठीक है साहब, चलिए अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड स्ट्रेस ऑन हार्ट। यार कोई भी स्ट्रेस कुछ भी होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा इतना ज्यादा, बट ठीक है, कुछ पॉइंट हमने बना करके लिख दिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं, कुछ खास नहीं है, मतलब उतना समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन, ये कोई बताना चाहेगा? ब्लड प्रेशर, ब्लड के प्रेशर के बारे में कोई बताना चाहेगा? जो ब्लड का प्रेशर होता है क्या होता है वो? एक तो हाई वाला होता है, एक लो वाला होता है। सॉरी, सिस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक प्रेशर। वेरी गुड। सिस्टोलिक प्रेशर
डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक प्रेशर। सुनने से थोड़ा सा ये डर लग रहा है कि डिवाइड करके भी कोई रेशियो आने वाला है क्या आगे, क्या कोई रेशियो आ जाएगा क्या उससे? नहीं, रेशियो नहीं आएगा, बस सिंपली हम बोल सकते हैं ये सिस्टोलिक प्रेशर, ये डायस्टोलिक प्रेशर। ऐसा डिवाइड करके कुछ आगे वैल्यू उतना ज्यादा नहीं जाते हैं हम। सिस्टोलिक से मतलब आप सीधा ये समझें, इसको ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि ये साहब वैल्यू में हमेशा ज्यादा होते हैं। अब सीधी सी बात है दक्षित, ये बताइए सिस्टोल का मतलब क्या बताया था मैंने? कॉन्ट्रैक्शन बताया था। तो मुझे ये बताएं, ये वेंट्रिकल है, ये वाला वेंट्रिकल है, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा इस आयोटा में, इस आर्टरी में प्रेशर कितना लगा लीजिए ज्यादा होगा, या जब इसका रिलैक्सेशन होगा अंदर से तो इस आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा? जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा इसमें आयोटा में प्रेशर ज्यादा। ऐसा क्यों आपको लगता है कि अगर रिलैक्स कोई चीज कर रही है तो वो आगे ज्यादा प्रेशर दे रही होगी? फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, पिचकारी होती है ना, आप ये बताएं पिचकारी को पीछे की तरफ खींचेंगे तो आगे पानी ज्यादा जाएगा, या आगे की तरफ देंगे तो पानी ज्यादा आगे जाएगा? आगे की तरफ, है ना? तो इसका भी ऐसा ही है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, जब ये रिलैक्सेशन करेगा तो प्रेशर भी कम रहेगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। है ना? तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और जब रिलैक्स करेगा तो इसमें प्रेशर कम होगा। तो जब प्रेशर ज्यादा होगा, एक तो वो वाला प्रेशर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रेशर, जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आर्टरीज प्रेशर फील कर रही है हार्ट से, वो प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट का जो वेंट्रिकल है जब रिलैक्स कर रहा है उस टाइम भी कुछ ना कुछ प्रेशर तो रहता ही है ना, हल्का फुल्का कुछ तो रहेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं उस टाइम पे भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर है, वो डायस्टोलिक प्रेशर बोल देते हैं। या मैंने आपको सिंपली बोला था एक लो वाला होता है, एक हाई वाला होता है, तो मैंने और ज्यादा उसको अच्छे से बता दिया। एक सिस्टोलिक होता है जी, एक डायस्टोलिक होता है। मतलब एक ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन जब ज्यादा वाला ब्लड प्रेशर फील कर रही होती है आर्टरीज, वो प्रेशर, और एक जब रिलैक्स करता है हार्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड जो भी प्रेशर फील कर रही है आर्टरीज ब्लड के अगेंस्ट, वो वाला प्रेशर। तो समझ में आया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब? जो हम बोलते हैं हमारा ब्लड प्रेशर तो 80:120 है, इस्टू नहीं बोलते, ऐसे लगा के बोल देते हैं, किसी को इस्टू बोलना है इस्टू बोल लो, बट उसका कोई सेंस नहीं होता है। ऐसे लिख लो फिर भी लो, या ऐसे लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात क्या है, हमें समझ में आना चाहिए जो कम वैल्यू है वो कौन सी है? वो डायस्टोलिक वाली है। जो ज्यादा वैल्यू वो है कौन सी है? वो सिस्टोलिक वाली है, यानी कॉन्ट्रैक्शन वाली है। ठीक है, समझ में आया ये बात ब्लड प्रेशर वाला? ओके है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ज्यादा वाला सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और जो रिलैक्सेशन होगा तो कम वाला बोलते हैं। तो मुझे बताइए, ह्यूमन का अपना 80 से 120 होता है ना डॉक्टर के भी, ये 120 वाला कौन सा है? किस टाइम पे चेक करते हैं? क्या है ये? सर ये सिस्टोलिक है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है। और ये वाला डायस्टोलिक प्रेशर है। डायस्टोलिक में कम क्यों होता है? क्योंकि हार्ट का जो वेंट्रिकल है जो प्रेशर क्रिएट करने का काम करता है कॉन्ट्रैक्ट करके, वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, ठीक है जी। तो ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ चीजें थी, और एक दो चीजें और पढ़ लेंगे आगे जाके। हाइपरटेंशन मुझे कौन बताना चाहेगा? दक्षित आप हाइपर का मतलब बताइए। मैंने बताया था हाइपर और हाइपो, दो वर्ड बताए थे। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। और टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन। अब टेंशन वर्ड, हाँ, टेंशन का मतलब होता है टेंशन बढ़ रही है। अब दिमाग में टेंशन की बात करोगे तो वहां पे भी हो सकता है, किसी सरफेस पे टेंशन की बात करोगे तो वहां पे हो सकता है, किसी बबल, जो यहाँ पे बबल बन रहा है उसके सरफेस टेंशन की बात करेंगे वो हो सकता है, वाटर के सरफेस टेंशन की बात करोगे वो हो सकता है, ब्लड प्रेशर में जो आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है उसकी टेंशन की बात करोगे तो वो हो सकता है। वो डिपेंड करता है सर कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को यूज में लेकर के आ रहे हो। यहाँ पे वी वर स्टडिंग अबाउट हार्ट एंड ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे हाइपरटेंशन हम ब्लड प्रेशर के अंदर अगर वर्ड यूज कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ जो ब्लड के अंदर टेंशन है वो क्या है? ज्यादा है, मोर है। यानी कि ब्लड जो 80 और 80:1, ये 120 मैंने बताया था, ये 120 की जगह 160 पे गया हुआ है, या 180 पे गया हुआ है, और 80 वाला 120 पे गया हुआ है। क्या बोल सकता हूं मैं ये हाइपरटेंशन हुई, ये वाली मोर हो गया ना, नॉर्मल से नॉर्मल इतना आता है तो ये मोर हो गया, ज्यादा हो गया, हाइपरटेंशन हो गई। ब्लड प्रेशर बहुत
ज्यादा बढ़ा हुआ है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, कोई मुझे बताना चाहेगा? फिर कुछ फैक्टर्स देखेंगे। पूरा लेक्चर ही कंप्लीट हो गया आपका, आगे का मैं दिखाऊंगा आपको, बस लेक्चर खत्म हो चुका सारा। हाँ जी। हाइपरटेंशन, हाँ जी, यस, हाँ इंटरनली होगा। अब वो एक्सटर्नल तो कैसे ही हो सकता है, वो ठीक है, आपकी बात समझ गया मैं। हाँ, हेमरेज हो जाएगा, ठीक है, इंटरनल हेमरेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से ही ब्लड का क्या है, फ्लो ज्यादा है, तो अंदर से ही रप्चर होगी वो। अगर बाहर से कट लगता है कुछ तो वो सिंपल हेमरेज बोल देते हैं उसको, या ज्यादा ही अगर बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट बताना है तो एक्सटर्नल हेमरेज बोल सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे इंटरनल हेमरेज हो जाएगा। क्या, कहां पे हो सकता है इंटरनल हेमरेज? ब्रेन में हो सकता है सर। ब्रेन में हो सकता है इंटरनल हेमरेज। स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक। बिल्कुल, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, वेल ट्राइड, बहुत अच्छा बताया आपने। तो मेन बात अपने कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर निकल जाएंगे किधर भी। तो एक काम करते हैं, इन्होंने बताया हाइपर जो टेंशन है उससे क्या होगा, किस वजह से हो सकता है, ये फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं हाइपर टेंशन के, बताएगा कोई? बताएगा मुझे? ब्लड प्रेशर में सर पोजीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिसाइड्स। कोलेस्ट्रोल अगर ये ज्यादा होगा, मान के चलिए यहाँ पे कोलेस्ट्रोल इकट्ठा हो रखा है, तो यहाँ पे स्पेस कम है, स्पेस कम है तो ब्लड को प्रेशर बन जाएगा, यहां से जाएगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, यहाँ पे इस एरिया में प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और इस एरिया में प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो हो सकता है ये वाली रप्चर हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, हेमरेज। हेमरेज का मतलब क्या होता है दक्षित? हेमरेज का मतलब क्या होता है? सर ब्रेक ऑफ वेन्स। परफेक्ट, वेन का ब्रेक हो जाना, ब्लड का बाहर निकल जाना, ठीक है। तो ये वेन है, यहाँ पे डॉक्टर केपी ने भी बताया कि यहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो ये स्पेस कम बचेगा, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा किस पे? ऑब्वियसली जो जहां से भी जा रहा है, आर्टरीज में या ब्लड वेसल्स में आप बोल सकते हैं, तो यहाँ से रप्चर होके क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ठीक है साहब। और ब्लड प्रेशर किसकी वजह से ज्यादा बढ़ सकता है? चलो आपको बढ़िया बात बताता हूं। आपके घर में से किसी का बीपी ज्यादा रहा हो, एक ना एक केस तो मिल ही जाता है कोई, आपने सुना होगा, वो कई बार ये बोलते हैं कि बीपी बेटा इतना ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दिखना मेरे को बंद हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, मेरे को देखने में दिक्कत हो रही थी। सुनी होगी आपने किसी ना किसी से तो बात, बीपी ज्यादा बढ़ गया, देखने में दिखाई नहीं, उसको देख ही नहीं पाया, अंधेरा हो गया आंखों के आगे, देख नहीं पा रहा था बीपी ज्यादा बढ़ने से। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं कहाँ पे, आईज को जो सप्लाई देती हैं, जो कैपिलरीज में फर्दर डिवाइड हो जाती हैं आगे जाके, वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती हैं। क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती हैं, एकदम से दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। जो ब्लड सप्लाई होती है उसकी वजह से इतना प्रेशर होता है, कैपिलरीज क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो दिखना बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद रास्ता ढूंढ ही लेता है ब्लड अपना, या अगर यहाँ से जा रहा था ये रप्चर होगी तो किधर ना किधर से वो रास्ता ढूंढ ही लेता है। अगर ये यहाँ से ब्लॉकेज हो चुका है तो दूसरी जगह से वो ब्लड चला जाता है, ठीक है। लेकिन उतना रास्ता नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन ही करना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे इतना था तो उसकी साइड में भी उसके आसपास या उतनी ही स्ट्रेंथ की दूसरी आर्टरी या ब्लड वेसल थी, तो वहां से वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो अलग चीज हो जाएगी बिल्कुल, बट हाँ एक आइडिया देना चाह रहा था आप लोगों को। हाँ जी, कहां पे थे हम? हाइपरटेंशन पे, है ना। तो इसके फैक्टर्स हम देख रहे थे, आपने बताया कोलेस्ट्रॉल एक, चलो मान लिया आपका। दूसरा बताइए और क्या हो सकता है? बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जल्दी जल्दी यूं आने चाहिए फैक्टर्स तो। और क्या हो सकता है? स्ट्रेस, परफेक्ट, स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सही बात है। लेकिन मैंने एक इंसान ऐसा देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, उसको कोई किसी बात का स्ट्रेस ही नहीं है, इतना खुश है वो इंसान, इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश, इतना रिलैक्स, इतना हेल्दी एक्सरसाइज और सब कुछ, योगा मेडिटेशन करने वाला, लेकिन उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, बढ़ा रहता है, हाइपरटेंशन है उसको। क्यों? क्या हम ये बोलेंगे इसको स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो भाई तुम, तो इसकी वजह से तुम्हारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है? स्ट्रेस वाला तो हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया वो स्ट्रेस फ्री इंसान है, उसको टेंशन नहीं है कुछ, तो उसको किस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है? हाँ जी, वो भी स्ट्रेस है लेकिन बीपी नहीं उनका, स्ट्रेस नहीं है, बीपी हाई है। तो वो किस वजह से हो सकता है, क्या लगता है आपको? हेरिडिटरी, बिल्कुल परफेक्ट, जेनेटिक्स में ही उसके प्रॉब्लम है, बेचारा वो हेल्दी है, स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, बट फिर भी उसका ब्लड प्रेशर उसकी वजह से बढ़ा रहता है।
और दूसरा इंसान मैं पकड़ कर लेके आया, उसको हेरिडिटरी, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, चलो कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं करूंगा, चलो छोड़ देते हैं, उस पॉइंट को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो फूड से रिलेटेड होता है, फूड से रिलेटेड होता है। देखो मैं आपको बताऊं, जो हाइपरटेंशन है वो दो तरीके से हम पढ़ते हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन पढ़ते हैं, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन पढ़ते हैं। प्राइमरी जो होती है वो एसेंशियल होती है। एसेंशियल क्यों? होगी ही होगी, एक उम्र के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है, एक उम्र के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मरना तो है ना एक दिन, तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा, तो उसको प्राइमरी बोल देते हैं। सेकेंडरी बोल देते हैं, अगर आपने एक उम्र पे ही 20 साल के हो, आपको पता नहीं क्या क्या हो गया, इतनी मेडिकेशन इतना सब ले रहे हो आप अंदर बॉडी के, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको सेकेंडरी उसमें बोल देते हैं। प्राइमरी का मतलब एक दिन, ये तो क्या बोलते हैं, शाश्वत सत्य है, हाँ जो भी मतलब मरना सबको है, तो हाँ क्या क्या बताया आपने, सॉरी, शाश्वत, हाँ वो शाश्वत सत्य है, तो मरना तो सबको ही है, तो प्राइमरी में मतलब वो तो होगा ही होगा, वो तो मरेंगे ही मरेंगे सारे, वो प्राइमरी के हिसाब से थोड़ा बोल देते हैं। सेकेंडरी में हम बोल देते हैं अगर एक उम्र से पहले ही आपको हो रहा है, वो किस वजह से होता है, वो किन साइड इफेक्ट से हो रहा है, उनको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन में ले लेते हैं। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स विच विल क्या, विच विल इंक्रीज ब्लड प्रेशर या विच विल अफेक्ट द प्रेशर इन द आर्टरीज और वेसल्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। हम बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं, घटाने की बात ही नहीं कर रहे। और बताएं फैक्टर्स, क्या एज बोल सकता हूं क्या? यस सर। क्या जेनेटिक्स बोल सकता हूं क्या? यस सर। क्या बोल सकता हूं क्या खाना ही ऐसा खा रहा है वो? क्या बोल सकता हूं क्या बहुत ज्यादा मेडिकेशन ले रहा है वो? यस। क्या बोल सकता हूं क्या पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ब्लड वेसल्स का वो कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ब्लड प्रेशर कितना होगा? क्या बोल सकता हूं क्या जो ब्लड प्रेशर है वो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितना होगा? अगर वेंट्रिकल ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा ना, कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रेंथ कम है तो कम होगा ऑब्वियसली। गलत बोल रहा हूं? तो ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे कि नहीं? और भी बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। सोडियम इंटेक ज्यादा है, ये है मजेदार क्वेश्चन। अब बताओ, सोडियम इंटेक ज्यादा है बॉडी के अंदर तो क्या होगा उससे? तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तभी बोलते हैं घर में कोई ऐसा इंसान है जो क्या एक एज को क्रॉस कर चुका है और उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब उम्र की वजह से, क्योंकि वो शाश्वत सत्य है तो उसको तो मतलब एक टाइम बाद जाना ही है, लेकिन अब वो प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं वो वाली। तो आपने क्या दिया उनको, ब्लड प्रेशर पहले हाई रहता था, नींबू पानी ले लो दादाजी, पिला पिला के नींबू पानी उनको, मतलब आप चांसेस क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर जाने के चांसेस बढ़ा रहे हैं। अगर किसी को इस बात का नहीं पता है तो क्यों? क्योंकि उसमें क्या नमक मिला के दोगे आप, सोडियम रहेगा, और सोडियम रहेगा जहां पे, तो सोडियम का क्या काम होता है, वाटर को वो खींचने का काम करता है अपनी तरफ, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जिस चीज का भी बढ़ेगा, लगा लीजिए ये दो फ्लूइड है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब इधर से उधर जा सकता है कोई भी, ये एक फ्लूइड नंबर 1 है, ये फ्लूइड नंबर 2 है। इस फ्लूइड नंबर 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड नंबर 1 को अपने पास खींच लेगा, जो कि हमने यूनिट 1 के अंदर भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो ना हो। प्लाज्मा एक्सपेंडर में हमने क्या पढ़े थे डॉक्टर केपी, कोलोइड और क्रिस्टलोइड, है ना? तो उसमें हमने क्या बोला था, एक तो ऐसा दे देंगे जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही रहेगा और उसके ब्लड वेसल के जो बाहर फ्लूइड है उसको अपने अंदर खींच लेगा, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर वो ब्लड के अंदर इंक्रीज कर देता है। और दूसरा क्या बोला था, डायरेक्ट उन सेल्स के सेलुलर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उनके अंदर ही जाकर के उनका क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो आगे आ जाएगा, उसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ओवरऑल ब्लड स्ट्रीम में वॉल्यूम चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें किस चीज से मतलब है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड है उससे मतलब है। सोडियम का क्या इन्होंने बताया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उनको पता था कॉन्सेप्ट, उनके लिए यूं था, 1 सेकंड का काम था ये। दक्षित आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं ये सारी चीजें। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सोडियम आयन अगर ज्यादा है या कोई भी आयन अगर ज्यादा रहता है ना यूजुअली, तो उससे बढ़ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो अपने आसपास का जो वाटर है उसको अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्लड वेसल है मान के चलिए, और उस ब्लड वेसल में सोडियम बहुत ज्यादा है, तो उस ब्लड वेसल के आसपास का जो फ्लूइड है, उस वेसल के आसपास का जो फ्लूइड है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ब्लड वेसल है, इसमें सोडियम बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो इसके आसपास का जो फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, इसको ये खींच के अपने अंदर लेके आएगा कि नहीं आएगा? इससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इस वेसल के अंदर? बढ़ेगा। और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड वेसल का साइज तो उतना ही रहेगा, वो तो है नहीं कि इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इलास्टिसिटी होती है उसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हल्का हल्का फ्लूइड जा रहा है तो बड़ी हो जाएगी, नो। स्पेस उतना ही है, लगभग लगभग उतना ही स्पेस है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है उसके अंदर। उससे क्या होगा? जो प्रेशर है ब्लड का वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है? जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि डॉक्टर केपी ने ही बताया, उससे हेमरेज हो सकता है। ब्रेन में हेमरेज का मतलब क्या हुआ? जो ब्रेन को जो कैपिलरीज, जो आर्टरीज थी, जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होकर कैपिलरीज के थ्रू कैपिलरीज बंद करके वहां पे क्या कर रही थी? ब्लड प्रोवाइड कर रही थी, या न्यूट्रिशन दे रही थी, या ऑक्सीजन दे रही थी, उनका क्या होगा? हेमरेज हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी स्टार्ट, तो ब्लड ही बाहर निकल जाएगा। तो ब्लड ही तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेकर के जा रहा था ना, तो उससे क्या होगा? यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगी तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, उससे मर जाएगा मतलब। और बाकी किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। आईज को जो कैपिलरी सप्लाई देती हैं ब्लड की, उनके अंदर हेमरेज हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएंगे तो क्या होगा? दिखना बंद हो जाएगा। अब देख किसकी वजह से रहे हैं? एनर्जी मिल रही है कंटिन्यूअसली, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं। अगर वो एकदम से बंद हो जाएगी तो इफेक्ट पड़ेगा विजन के ऊपर भी, ठीक है। हाइपरटेंशन का क्लियर हुआ, चीजें क्लियर हुई हाइपरटेंशन रिलेटेड। ऑस्मोटिक रेगुलेशन भी कुछ ना कुछ एक हद तक हम देख सकते हैं, देख चुके हैं। मतलब एक काम करते हैं आज हाइपरटेंशन या ऑस्मोटिक रेगुलेशन तक कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं, और कल हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आर्टेरियल पल्स क्या होती है, वैसोमोटर रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है, शोक हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। वैसे शोक क्या होता है? क्या होता है डॉक्टर केपी शोक? शोक हाइपोवोलेमिया बताया भी था, वॉल्यूम का कम हो जाना, सिंपल हाइपोवोलेमिया बोल दिया। और शोक किस केस में बोलेंगे? वॉल्यूम का बहुत ही ज्यादा कम हो जाना, इतना कम हो जाना, उसकी वजह से प्रेशर इतना कम हो जाना कि वो अपने जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ब्लड उसमें परफ्यूज ना कर सके, उसमें पेनिट्रेट ना कर सके। और पेनिट्रेट नहीं करेगा तो क्या होगा? हम मर जाएंगे, मतलब वाइटल ऑर्गन खत्म हो जाएगा। अब देखो कमाल की बात, जी जी बिल्कुल। अब लेकिन देखो बात, देखो ध्यान से सुनना, ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो भी वाइटल ऑर्गन्स मर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर कम है तो भी वाइटल ऑर्गन्स खत्म हो सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात लग रही है सुनने में, बट जिसको थोड़ा सा जिसने थोड़ा सा ध्यान से देखा है चीजों को, वो समझ जाएगा ब्लड प्रेशर ज्यादा की वजह से क्यों दिक्कत हो रही है। क्योंकि रप्चर ही हो जा रहा है, ब्लड ऐसे ही बाहर निकल जाता है, ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं पाता, बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की वजह से। और इसमें लो ब्लड प्रेशर है, उसमें प्रेशर ही इतना नहीं है कि वो पेनिट्रेट करके जा सके सब जगह तक, तो ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा है लो ब्लड प्रेशर की वजह से। तो लो ब्लड प्रेशर में भी वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होंगे, और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वो हेमरेज की वजह से, ब्लड तो गया था बट वो फट करके बाहर निकल चुका है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पड़ा हुआ, वहां पे क्लोट हो रहा है, तो वो जा ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हेमरेज हो जाता है हाई प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर हाई प्रेशर है तो ऑर्गन्स तक तो जाना चाहिए। ऑर्गन्स तक नहीं, प्रेशर इतना हाई है कि वो वेसल से निकल के बाहर चला जाता है, वो वेसल ही अंदर जा रही थी, वेसल के अंदर बचा ही नहीं ब्लड, तो कहां जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन सा हो जाता है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है जी। कोरोनरी एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये तो हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या? सर्कुलेट हार्ट, यस, हार्ट इतना पंप करता है पूरी बॉडी को, इतना पंप करता है पूरी बॉडी को, इसको भी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना, तो उसको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कौन देगा? इसके लिए भी एक आर्टरी होती है जो ब्लड को ही सप्लाई करती है, जिसको क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। एक लेफ्ट साइड में जाती है तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एक राइट साइड में जाती है तो उसको राइट कोरोनरी आर्टरी बोल देते हैं। और भी ब्रांचेज होती हैं बट ब्रांचेज नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। कोरोनरी आर्टरी मतलब जो ब्लड को ही सप्लाई दे। और खास बात मैं आपको कोरोनरी आर्टरी की बताता हूं, जो हमारा पॉइंट मिस हो गया था, हार्ट इतना ज्यादा एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर
एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें क्या क्या हमने डिस्कस किया था, जो एटीपी है वो ज्यादा निकलेंगे। 99% केसेस के अंदर हार्ट के अंदर एरोबिक मेटाबॉलिज्म ही चलता है, क्योंकि हार्ट सबसे पहले खुद को सप्लाई देता है, जितना ऑक्सीजन है भाई सबसे पहले मैं लेता हूं, क्योंकि मेरे को पूरी बॉडी को सप्लाई करनी है। तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म ही चलता है हार्ट के अंदर। सबसे पहले अगर किसी अंदर के ब्लड, किसी ऑर्गन में ब्लड जाता है तो हार्ट में जाता है। क्यों? हार्ट से निकला हार्ट में चला गया, हार्ट से निकला हार्ट में चला गया, वो तो सबसे पास में पड़ रहा है ना। तो सबसे पहले हार्ट तक ही जाता है, जितना ऑक्सीजन वगैरह होता है उसको कमी चांसेस बहुत कम होते हैं। बट कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहा है जिसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत 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 ही ज्यादा कमी हो रही है, तो ये बेचारा हार्ट क्या करता है? वैसे तो फैटी एसिड को लेता था, या फिर बेचारा कभी कभार ग्लूकोज को भी यूज कर लेता था, बट यहां पे अगर लैक्टिक एसिड बहुत 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 ही ज्यादा है तो लैक्टिक एसिड को भी ये यूज करके एटीपी को प्रोड्यूस करवा लेता है। इतना इसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं। बट ज्यादातर क्या होगा इसमें? एरोबिक मेटाबॉलिज्म ही होगा। अगर बॉडी के अंदर मसल में लैक्टिक एसिड जनरेट हो रहा है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हार्ट में नहीं होगा। सबसे पहले तो ऑक्सीजन हार्ट को ही देंगे, बट अगर किसी केस में वो नहीं दे पाता है, बहुत ही ज्यादा ऐसी कंडीशन है बॉडी की कि नहीं अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो यहां पे भी प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है। अब हार्ट अटैक किसको बोलते हैं? कि हार्ट अपने आप को ही ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं कर पा रहा है, अच्छे से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो क्या हार्ट अटैक आ जाता है। एरिथमिया किसको बोलते हैं? हार्ट का कुछ टर्म्स होती हैं ऐसे। एरिथमिया किसको बोलते हैं? यानी कि रिदम नहीं है। और रिदम कौन बना रहा था? पेसमेकर बना रहा था। रिदम किसकी वजह से नहीं है? चांसेस आर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसकी अच्छी नहीं हो रही है, एसए नोड से उतना इंपल्स निकल नहीं रहा है जितना वो निकालता था नेचुरली। जितना वो इंपल्स जनरेट करता था उतना जनरेट इंपल्स नहीं कर पा रहा है, इतनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसमें नहीं बची है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं बची तो वो एवी नोड तक भी उतनी ही जाएगी कम वाली, और परकंजे फाइबर में भी कम एक्टिविटी जाएगी, तो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी थोड़ा कम होगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। ठीक है साहब। तो कोरोनरी का हमने देखा हार्ट क्यों इतना एफिशिएंट है, क्योंकि सबसे पहले खुद को सप्लाई करता है और एरोबिक मेटाबॉलिज्म ही चलता है उसके अंदर, एरोबिक मेटाबॉलिज्म ही चलता है। बट बेचारा मजबूरी में कभी कभार लैक्टिक एसिड को भी यूज कर लेता है फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी। उसके बाद ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ेंगे हम। ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर होता है। बैरियर मतलब रोकथाम होती है, कुछ सीधा ब्लड नहीं जा सकता ब्रेन के अंदर एकदम से, उसके लिए बैरियर लगा होता है। ठीक है, वो बैरियर क्या होता है देखेंगे। सर्कुलेशन इन बर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये किधर से भी क्वेश्चन आ जाता है। एचपीएससी में भी आया था, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जा चुका है, एससीएस में भी पूछा जा चुका है। और ये यूजुअली पूछा जाता है ब्लड के अंदर क्या सर्कुलेशन। क्यों है हमारा इंटरेस्ट? क्योंकि मैं जब छोटा होता था तब मैं सोचता था काश मैं भी बर्ड की तरह ऐसे उड़ सकूं, लेकिन मेरे को पता लगा बाद में उनमें तो इतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, उनकी बोन के अंदर तो हवा भरी होती है ऐसे करके, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझ में नहीं है। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, काश मेरी हड्डियों में भी हवा भरी होती, काश मैं ऐसे कर सकता, माइटोकॉन्ड्रिया इतने होते। तो उनका हमने मैकेनिज्म पढ़ा तो समझ में आया नहीं नहीं नहीं, आप बर्ड पंछी नहीं बन सकते हैं, और आपकी जो बॉडी है उसकी एनाटॉमी जो है बोन्स की या माइटोकॉन्ड्रियाज की सेल्स में वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो उससे मेरा इंटरेस्ट था बड़ा ही, देखूं मैं क्या डिफरेंट होता है। ऐसा ही कुछ साइंटिस्ट का भी इंटरेस्ट रहा होगा कि हाँ उनमें ऐसा क्यों होता है, वो ऐसे क्यों उड़ सकते हैं, इतना पावर कहाँ से आता है कि अपनी खुद की बॉडी को उड़ा लेते हैं। तो वो इंटरेस्ट होने, क्यूरियोसिटी होने के कारण ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम क्वेश्चंस भी इससे बार बार डालते हैं, क्योंकि किसी भी स्पीसीज में जो जिंदा है हमारे आसपास है और उसमें इतनी कुछ स्पेशल यूनिक चीज है तो उसको हम इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए वो। ठीक है, उससे हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे आपको पता है डोंकी जो है, हम किसी को नहीं छोड़ते, अपने आसपास की सारी चीजों पे स्टडी करते रहते हैं। डोंकी का भी हम फायदा उठा लेते हैं। कैसे उठाते हैं पता है आप लोगों को? स्नेक का जो वेनम होता है उस वेनम को इतनी कंसंट्रेशन में उस डोंकी के अंदर डालते रहते हैं कि वो मरे ना, वो जीता रहे और उससे एंटीबॉडीज डेवलप हो, और ये एंटीबॉडीज को उसके ब्लड को बाहर निकालें, उस ब्लड से एंटीबॉडीज को उस सीरम लें और सीरम से एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट करें, और ये एंटीबॉडीज से हम पैसिव इम्यूनिटी किसको दे सकते हैं? इम्यूनिटी, हाँ पैसिव इम्यूनिटी बोल सकते हैं इसको। पैसिव क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये डायरेक्टली हम एंटीबॉडीज दे रहे हैं उस ह्यूमन बीइंग के अंदर जिसको इसी स्नेक ने काटा था, बाइट किया था। तो उससे जो जहर है उसकी जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके वेनम को, उस केमिकल सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एंटीबॉडी चाहिए वो हमने क्वाइट श्योर। ब्लड ब्रेन बैरियर पे आ जाओ। नॉर्मल जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पे जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स होती हैं,
अब ये तो 2D में है, यहां पे लग रहा है आपको, लेकिन यहां पे जो लेयर है वहां पे भी तो होगी ना। और इसको मैं यूं करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, यानी ऐसे, समझ गए ना, ऐसे करके यूं करके दिखा रहा हूं। तो इसमें बोलना चाह रहा है जो ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये वाली यूजुअली क्या होता है, ये ऐसे होती है, ठीक है, मतलब इनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है, गैप है ये एंडोथेलियल सेल्स जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स के अंदर होती है, उनमें गैप होता है, उनसे यूं यूं भागते रहते हैं, कुछ भी, कोई किधर भी चला जाता है, मतलब कोई भी किधर का मतलब ये नहीं कि ब्लड लीक हो रहा है यहां से, इतना भी कम नहीं होता स्पेस ये जितना दिख रहा है इसमें, बट स्पेस इनफ होता है जिससे इधर उधर न्यूट्रिएंट का, आयंस का ट्रांसपोर्ट हो सके। तभी तो हम जब क्रिस्टेलॉइड और कोलॉइड्स देकर के बोल रहे थे ना, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, जो इसका आसपास का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी वजह से वो अंदर आ जाएगा, बोला था ना मैंने ये बात। तो ये एंडोथेलियल्स के बीच के स्पेस से ही आता है। लेकिन ये एंडोथेलियल सेल्स का जो यूं करके यूं दिखाया ना मैंने, यूं करके इसको, इसका समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये एंडोथेलियल सेल्स यूं दिखाई है मैंने, मतलब ये कुछ ऐसे है, ये पीछे वाली साइड में जा रहा है और ये ऐसे, मतलब समझ गया ना पाइप कैसे है। तो ये जो एंडोथेलियल स्पेस है ये ब्रेन वाले पार्ट पे जाकर के क्या हो जाता है, बहुत ही इसका जो जंक्शन है एंडोथेलियल सेल्स का वो काफी टाइट हो जाता है, यूं हो जाता है। वो बीच का जो गैप था ना जहां से निकल सकता था कुछ, वो किधर कुछ नहीं रहता, बिल्कुल यूं हो जाएगा, यूं एकदम टोटली बंद। उससे क्या होगा, क्या सोचते हैं आप लोग, क्या होगा उससे जो भी आजू बाजू के स्पेस से जितना भी फ्लूइड या कुछ भी अंदर बाहर जा रहा था, या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या टॉक्सिन ब्लड के अंदर है, वो ब्रेन के अंदर उसके आसपास के टिश्यूज जो हैं उसके अंदर वो नहीं जा पाएगा। कौन, टॉक्सिन या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस। लेकिन अब ऑक्सीजन सप्लाई तो देनी है, न्यूट्रिएंट तो देने हैं ब्रेन को। उसके लिए क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल है ना, इसमें जो एंडोथेलियल वाला मैंने बताया था आपको, यूं करके इसको यूं दिखा रहा हूं, यूं करके, ठीक है। तो ऐसे है, इसमें ये एंडोथेलियल सेल्स थी, इनमें गैप नहीं है बिल्कुल भी। बट इनके लिए क्या होता है, स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। एक ट्रांसपोर्टर का क्या नाम है, ये एक तो होता है आपका न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है, ये जो बाइलिपिड लेयर होती है ना, यूं करके यूं, ये एक यहां पे है, एक यहां पे है। न्यूट्रिएंट जो भी ब्लड लेके आया ये यहां पे जाएगा न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर पे, उसके बाद इस वाले न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर पे जाएगा, और उसके बाद कहां जाएगा, सीधा ब्रेन में। क्या, न्यूट्रिएंट। एक होता है इफ्लुएंट। इफ्लुएंट क्या करता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करता है। इफ्लुएंट ट्रांसपोर्टर क्या करता है, इफ्लक्स, सॉरी इफ्लुएंट, इफ्लक्स चैनल बोलते हैं इसको। इफ्लक्स वाला क्या करता है, ये कोई भी चीज बाहर जाती है ना यूं करके, ये वाले पोर्टल से, तो इसको वापस से अंदर बुला लेता है। ये ब्लड वेसल्स का ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूं मैं आपको, जिसमें एंडोथेलियल किसी को बाहर नहीं जाने दे रही थी। कौन बाहर जा रहा है, सिर्फ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर से बाहर जा रहा है। या कोई बाहर चला भी गया इधर से, तो क्या करता है ये, इसका काम होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट पुश करना उसको, ठीक है। यहाँ पे ग्रेडियंट लगा लो ज्यादा इस चीज का, ये बाहर चला भी गया तो इसको वापस से अंदर लेके आएगा, ठीक है। तो इससे नुकसान क्या होता है, चलो हार्मफुल टॉक्सिन और बैक्टीरिया तो नहीं जाएंगे, बट कई बार जो हम ड्रग्स देते हैं ना, वो भी जैसे ही बाहर जाते हैं, इसको ये फ्लक्स वाला क्या करता है, इसको फिर से अंदर डाल देता है, फिर से अंदर डाल देता है। ब्रेन में जाने की कोशिश कर रहा है, फिर से अंदर डाल दिया। तो अच्छी बात है ब्लड ब्रेन बैरियर की, कि इसकी वजह से हार्मफुल सब्सटेंस जो है, जो टॉक्सिन जो है, वो ब्रेन के अंदर नहीं जा पाते, ब्रेन सेफ रहता है, इन्फेक्शन नहीं हो पाता उसमें इतना जल्दी। बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तड़प रहे हैं हम, लेकिन कभी देखा कि बुखार में पागल हो गया आदमी, कभी कभार देखा होगा। मतलब लाख में से मैं 99,000 केसेस की बात कर रहा हूं। यूजुअली क्या होता है, हमें इन्फेक्शन हुआ, बॉडी में इन्फेक्शन हो गया पूरी में। क्या आपको जिंदगी में 5-10 बार तो बुखार हुआ होगा, पागल तो नहीं हुए आप लोग। तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से होता है। वो जो इन्फेक्शन है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इन्फेक्शन नहीं होने देता, लेकिन इसकी ये प्रॉब्लम होती है कई बार, अगर इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक और ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो आप जैसे डॉक्टर के भी बता रहे थे, इंटरनल हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। अगर उस ब्रेन स्ट्रोक को हमें ठीक करना है तो हमें मेडिकेशन तो देनी पड़ेगी ना, और मेडिकेशन अगर हम देंगे तो वो भी इसको बिल्कुल टॉक्सिन की तरह फॉरेन बॉडी बोल के इसको जाने नहीं देगा, ब्रेन अंदर ही भेज रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो इफ्लक्स वाले हैं, ये जो अंदर भेज रहे हैं बार बार, इनके ये हम क्या दे देंगे, ब्लॉकर दे देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, इन चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे, ताकि जो ड्रग बाहर जाए तो चलाई जाए। और दूसरा क्या कर सकते हैं, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है
लगा लो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसके अंदर ब्रेन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो वो आगे आएगा। वैसे ब्लड ब्रेन बैरियर अलग होता है, ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर अलग होता है। ये समझ लेना इस बात को, बहुत ज्यादा फर्क नहीं बट बता रहा हूं। ब्लड ब्रेन बैरियर अलग होता है, ब्रेन का मतलब ये वाला ब्रेन, ब्रेन से लोग समझते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड दैट इज ब्रेन, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है बट कोई बात नहीं, हो जाता है, इतना टाइम हो गया पड़े हुए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, वो एक अलग बात है, बट ब्रेन इज ब्रेन, ये ऊपर वाला, ये ब्रेन इज ब्रेन, ये ऊपर वाला, स्पाइनल कोड नीचे वाली है स्पाइनल कोड, ठीक है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां मिलता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों में ही मिलता है, ठीक है। ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर भी होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर भी होता है, ठीक है। वो दो अलग चीजें, थोड़ी सी इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। वो कैसे बनता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पता है किसी को? ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, उनमें कोरोइड प्लेक्सस होता है, उसमें वो इकट्ठा करते रहते हैं फ्लूइड को और उसको बाहर निकालते रहते हैं, कहां पे? डालते रहते हैं यहाँ पे ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कोड के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, बट एक आइडिया दे रहा था आपको, काम क्या होता है उसको बात करेंगे। पहले इसको ब्लड ब्रेन बैरियर को खत्म करता है। समझ में आया? ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उनमें एंडोथेलियल जो सेल होती है उनका जंक्शन बहुत टाइट होता है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, और जो स्पेस होता है अगर न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन बाहर देना है तो कहां से जाएगा? न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का डब्बा अलग से बना होता है, खाली स्पेस नहीं होगा, वो भी बिल्कुल जैसे होता है ना सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे जाते हो तो यही रास्ता है जाने का, और चेक करवा के जाना पड़ेगा, चेक करके भेजेंगे, तो वो वाला है उसके आगे, ऐसे नहीं कि खुले में आओ जाओ वाला सिस्टम नहीं है ब्रेन के अंदर। तो उस पे क्या होता है? न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर होता है, फ्लक्स होता है। अब उसका नुकसान क्या होता है? अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या करते हैं? ड्रग्स को भी नहीं दे पाते हैं। तो साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं कि क्या हम ऐसा जुगाड़ करें कि वो पहुंच जाए। तो क्या करेंगे? जो इफ्लक्स वाला है उसको बंद कर देंगे ताकि जो भी चीज बाहर जा रही है उसको फिर से अंदर ना फेंके। उससे नुकसान क्या होगा? जो अगर ब्लड में कुछ टॉक्सिन्स होंगे तो वो भी अंदर चले जाएंगे। बट ऑब्वियसली हम अगर ड्रग दे रहे हैं तो हम मेक श्योर करके देंगे ना ब्लड के अंदर टॉक्सिन नहीं है, तभी देंगे ना उसको, ताकि ब्लड तक वो ब्रेन तक वो चीजें पहुंच पाए। या फिर सीधा क्या कर सकते हैं? सीधा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो ब्रेन स्पाइनल कोड दोनों में होता है उसके अंदर ही लगा के सीधा इंजेक्शन डाल देंगे। क्या जरूरत ही नहीं है कि वेन के थ्रू जाए, ब्लड के थ्रू जाए, ब्लड ब्रेन बैरियर में अटके ना, जो सीधा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंचानी थी चीज सीधा वहां पे पहुंचा दे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये चीजें थी, इसकी कुछ खास नहीं है इसमें। होम्योस्टेसिस में और हीमोस्टेसिस में क्या डिफरेंस होता है? होम्यो और हीमो में किसी को पता है तो जल्दी बताओ। चलो मैं बता दूंगा, अभी ये सुन लो आप। हाँ जी, चलो मैं एक बार लेक्चर खत्म करता हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत टाइम पे पूछ लिया, 5 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं इसको। हीमो का मतलब होता है सीधा ब्लड का रुक जाना, स्टेसिस, ब्लड कोगुलेशन पाथवे जो पढ़ा था सब कुछ वो हीमोस्टेसिस होता है, ठीक है। हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड का रुक जाना, मतलब क्लोट हो जाना ब्लड का। और होम्यो का मतलब ये जो होम है, ये सर से लेके मेरे बिल्कुल पैर तक ये जो होम है, मतलब ये पूरी जो बॉडी है इसके इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करने की बात करूंगा तो दैट इज होम्योस्टेसिस। और हीमोस्टेसिस तो सिंपल ब्लड क्लॉट होता है। होम्यो मतलब पूरा होम जो मेरी पूरी बॉडी है इसके इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस में क्या क्या चीजें स्टेबल कर सकता हूं? टेम्परेचर बॉडी का स्टेबल करना होता है, पीएच का मेक श्योर करना होता है ब्लड का, इलेक्ट्रोलाइट का हमें करना होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखना होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मेंटेन रखना होता है। ये सारी चीजों का क्या ध्यान रखना होता है? इन चीजों का ध्यान रख के हम अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको ठीक रख सकते हैं। एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें बताई मैंने? पीएच बताया, ऑस्मोटिक रेगुलेशन बताया, और आपका बॉडी टेम्परेचर बताया, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है जी। अब मैंने क्या बताया? ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या होता है? जो भी ड्रग डिलीवरी देते हैं ना हम इन्फेक्शन के दौरान, तो ये बोल रहा है ड्रग डिलीवरी के कॉन्सेप्ट में ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इट रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑफ मेनी ड्रग, इट आल्सो पोजेस अ चैलेंज फॉर ड्रग डिलीवरी टू द ब्रेन। रिसर्चर्स आर कंटिन्यूअली वर्किंग ऑन स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम दिस बैरियर फॉर मेडिकल पर्पसेस, ठीक है। टॉक्सिन को तो जाने नहीं दे रहा, किसी को इन्फेक्शन है दवाई तो जाने दो भाई, ड्रग तो जाने दो, उसको भी नहीं जाने दे रहा है। उसके लिए मैंने क्या बताया था? जो इफ्लक्स वाला उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन ये बोलता है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स को, जैसे इंसुलिन और लेप्टिन है, इन हार्मोन्स को रिसेप्टर्स तक पहुंचने देता है। एंड इससे क्या होते हैं, क्या करते हैं ये वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में काम आते हैं। इंसुलिन आपको अच्छे से पता है किस काम आता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज है, खाना आपने खाया है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर है तो कुछ नहीं है, वो वेस्ट है, वो ब्लड में ही रहेगा, तो किडनी के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो उसको सेल में जाना जरूरी है ग्लूकोज को, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसका क्या हो सके? ऑक्सीडेशन, इसका वो टीसीए साइकिल में एंट्री हो सके,
ताकि इससे एटीपी बन सके। लेकिन सेल के अंदर कब जाएगा? जब इंसुलिन होगा। लेप्टिन वाले क्या होते हैं? लेप्टिन भी एक हार्मोन होता है जो फैट सेल्स होती है, यानी कि जो एडिपोज टिश्यू होता है बॉडी के अंदर, वो एडिपोज टिश्यू अगर ज्यादा है तो क्या होगा? ये लेप्टिन को ज्यादा सिक्रीट करेंगे, उससे क्या होगा? जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है बॉडी का बढ़ जाएगा। तो लेप्टिन वाला जो है और जो इंसुलिन जो है, ये हार्मोन्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। गैसियस एक्सचेंज तो होगा ही होगा, क्योंकि ब्रेन में भी मेटाबॉलिज्म की तो जरूरत होती ही है। तो यहाँ पे दो चीजें हमने देखी, गैसियस का एक्सचेंज और हार्मोन का एक्सचेंज होता है। और न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर की वजह से। ये देख लो, सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है, इसमें क्या होता है? कशनिंग होती है। कशनिंग का मतलब क्या? तकिया वाला कशनिंग होती है ना, ऐसे ऐसे वाला, वो कशनिंग की बात कर रहे हैं। अगर सेरिब्रो का मतलब क्या होता है? ब्रेन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। सेरिब्रम जो पार्ट होता है, पूरा बड़े वाला जो सेरिब्रम जो पार्ट होता है वो सेरिब्रो, और स्पाइनल मतलब स्पाइनल कोड की बात कर रहे हैं। ये जो स्पाइनल कोड है उसकी बात कर रहे हैं। और सेरिब्रम आप देखते होंगे कई बार, वो ब्रेन ऐसे ऐसे करके होता है ऊपर से, वो वाला, वो सेरिब्रो वर्ड उस सेरिब्रम के लिए, उस पार्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि वही पार्ट होता है आउटसाइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब वो फ्लूइड जो सेरिब्रम को और स्पाइनल के अंदर होता है, यानी सेरिब्रम के आसपास और स्पाइनल कोड के अंदर होता है। इसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या काम होता है इसका? कशनिंग का काम होता है। कशनिंग से क्या बोल रही है? CSF एक्ट एज ए शॉक अब्जॉर्बिंग कशन, मतलब बोला ना तकिए की तरह काम करता है, मतलब शॉक नहीं लग रहा है। या जो हम बचपन में खेलते थे एक दूसरे भाइयों लोगों के साथ, ऐसे अंडरटेकर बन के यूं बेड पे पटक रहे हैं उसको, है ना, क्या काम करता था? वो कशन का काम करता था। अगर वही फर्श पे दे देते तो बस उसका तो वो अपंग हो जाता है बेचारा जिंदगी भर के लिए। तो ठीक ऐसे ही ये जो CSF है, ये भी कशनिंग का काम करता है, ठीक है। एकदम से कुछ झटका लगता है तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा यहाँ पे लगा तो ब्रेन थोड़ा सा स्पीड में यूं हिला तो लगे चोट लग गई ब्रेन में, पागल हो गया इंसान, ठीक है। थोड़े ब्रेक लगाई गाड़ी के एकदम से, मतलब ये जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है जो आसपास, उसकी वजह से इसकी मूवमेंट जो है उससे क्या मिलती है? उसको ब्रेन को कशनिंग मिलती रहती है। बायोन्सी भी बोलना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है, किसी को फील होता है ऐसा कि ब्रेन मेरे ऊपर 2 किलो का तो या 1200 ग्राम का, तो जितने भी ग्राम का ब्रेन होता है 1-1.5 किलो का होता है मेरे ख्याल में, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को अभी। वो पढ़ते थे हम होमो सेपियन में करके 1200-1400 ऐसा कुछ, मतलब करीबन आप मान के चलो 1 से 1.5 किलो के बीच में होता होगा। तो इतना वेट हम अपने सर पे लेके चल रहे हैं, किसी को फील होता है ऐसा? 1.5 किलो तो सर पे रख रखा है किसी ने, ऐसे फील होता है? नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर ये बायोन्सी फोर्स जो होता है उसकी वजह से तैरता रहता है। जो शिप होती हैं वो 1-1 टन की शिप भी होती हैं, 1000 टन की भी शिप होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1000 10 हजार किलो वेट होता है उसमें, लेकिन बिकॉज ऑफ द बायोन्सी फोर्स इससे क्या होगा? ये पानी के अंदर डूबती नहीं है, जबकि हजारों किलो वेट है इनके अंदर, ठीक है। जो बायोन्सी होती है वाटर की, उसकी वजह से तैरता रहता है। ठीक वैसा ही अपना ब्रेन भी क्या है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि बोझ बना हुआ है अपने ऊपर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से वो उसमें तैरता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है? हमें वेट फील नहीं होता है, अपने ब्रेन का वेट फील नहीं होता है, ठीक है। ये मत बोलने लगना कि डॉक्टर के भी टेंशन में आ जाते हैं तो बड़ा वेट फील होता है सर, ये बायोन्सी कम हो जाता है क्या उसमें? वो अलग चीज हो जाती है थोड़ी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड काम करता है, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन हुआ, कुछ खास बातें नहीं है, रिमूव कर देगा उसको। केमिकल आयनिक बैलेंस, इम्यून फंक्शन भी हो जाता है उसमें। ब्रेन के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं जो मैक्रोफेज की तरह काम करती हैं? माइक्रोग्लिया सेल्स। रेगुलेशन ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो क्रेनियम है यानी कि जो खोपड़ी रहती है ये वाली, ये क्या होता है? मैं तो भूल गया, टेम्पोरल होता है ना, ये फ्रंटल होता है, ये क्या पैराइटल? ये टेम्पोरल होता है ना, ये यार, ये हाँ सॉरी हाँ, ये ओसिपिटल था, ये टेम्पोरल था, ये फ्रंटल और ये पैराइटल है ना। हाँ, तो मतलब ये सारी चीजें मिलाकर के क्या बन रहा है? इससे हमारी काल तंत्र, क्या बोलते हैं, क्रेनियम बन रहा है, वो खोपड़ी बन रही है हमारी, ठीक है। तो इंट्राक्रेनियल यानी कि इस खोपड़ी के अंदर जो भी प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। कौन भाई साहब? ये ऊपर पढ़ रहे हैं जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। डायग्नोस्टिक टूल का भी काम करते हैं। कैसे डायग्नोस्टिक टूल? कैसे? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर है, इन्फेक्शन अगर कोई भी है, तो ये हमें क्या करता है? ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कैसे निकालेंगे? जो लंबर वाला एरिया होता है ना, लंबर वाला एरिया, उसमें इंजेक्शन डालेंगे सीधा, उसमें से निकालेंगे सिरिंज से और चेक कर लेंगे इसके अंदर कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। ओके, CSF वाला हो गया, टाइम क्लास का हो गया। एक सेकंड में फिर भी स्लाइड्स पलट देता हूं, कुछ नहीं। देखो, सर्कुलेशन इन ब्लड में कुछ नहीं है, इट विल हार्डली टेक 1 मिनट। रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, भैया देखो सीधी सी बात है, इसमें एयर सेक्स में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। हम रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो बताऊंगा अच्छे। यूनिडायरेक्शनल का मतलब
क्या होता है, यूं घूम के यूं सीधा बाहर निकल जाता है और 2-2 बार उसमें, मतलब अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बट देख लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, जो पॉइंट बता रहा हूं वही है यहाँ पे, क्योंकि सिंपली हम यहाँ पे इसका क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, बेसिकली रेस्पिरेशन नहीं पढ़ रहे हैं। हाईली एफिशिएंट होते हैं, क्यों होते हैं हाईली एफिशिएंट? ये बर्ड्स हाईली एफिशिएंट क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनका हार्ट है, उन हार्ट बीट बहुत, कुछ बर्ड तो ऐसे होते हैं 300, 300, 450 तक भी हार्ट बीट चली जाती है। तुम्हारी चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये हाईली एफिशिएंट होते हैं। यूनिक वेस्कुलर सिस्टम, मतलब बहुत ज्यादा ही कैपिलरीज वेसल और बहुत ज्यादा इनकी सप्लाई ऐसे होती है, तो जगह जगह पे जाकर के ऑक्सीजन की भी सप्लाई होगी, न्यूट्रिएंट की भी होगी, और हर जगह पे सप्लाई होगी, तो इसका रोम क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा। तो जितना ज्यादा वेस्कुलराइजेशन होगा उतना ज्यादा रोम उसका सेल एक एक चीज काम करेगी, तो ऑब्वियसली उसको पावर ज्यादा मिलेगी। सर्कुलेशन टू द ब्रेन में क्या बोलना चाह रहा है, इसमें भी ब्लड ब्रेन बैरियर होता है दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द ब्लड स्ट्रीम। जो ब्लड स्ट्रीम होती है, अगर ब्लड सीधा जाएगा उसमें जो टॉक्सिन्स है वो ब्रेन में नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइट जंक्शन होता है किसमें, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर, ठीक है। दिस प्रोटेक्शन इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द ब्रेन फंक्शन। मतलब छोटी सी बात है, कुछ बात ही नहीं है, मतलब बस हो गया आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। कल से यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सबको गुड नाइट। होपफुली समझ में आया होगा, मजा आया होगा। इसको आप प्लीज एक बार रीड कीजिएगा, मैं पीपीटी पहले ही शेयर कर चुका हूं। कल यूनिट 3 पूरा कंप्लीट करेंगे, परसों यूनिट 4 पूरा कंप्लीट करेंगे।